हेलो। हेलो। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। शशि कालम। अरे यार अमन, अभी अभी नॉर्मल बातचीत। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं जो होस्टिंग बड़ी अच्छी सी करता हूँ, जो बोलते हैं नमस्कार दोस्तों, ये वाला है ना। हाँ हाँ क्या हाँ, लगता बिल्कुल। लग रहा है, है लग ना? रहा है। हम्म, हम्म, यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा फायदा। क्या चीज? फायदा फायदा यूट्यूब पर इतनी बोलने का। हाँ यार, कुछ तो आया कम से कम। भले बिल्कुल। इंट्रोवर्ट हूँ, पर कैमरे के पीछे रह के मैं अरे पब्लिक स्पीकिंग कर सकता इंट्रोवर्ट हूँ। क्यों यार तुम? दोस्तों, ये नहीं हूँ। आपको बेवकूफ बना रहा है, इंट्रोवर्ट नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ही ले रहा है मतलब सिंपथी। नहीं, सिंपैथी। व्हाट व्हाट देयर टू सिंपैथाइज इन बीइंग इंट्रोवर्ट? नहीं भाई, इसके लिए कोई स्टोरी लेके चलते हैं ना अपने सोसाइटी में आजकल। ये आई थिंक 10 साल से है ना, 10 साल हो गए होंगे इस चीज को लेकर, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली चीज को लेकर। है कि देखो, नहीं? मैं इंटरनेट पे 2017 से आया हूँ, 2016 से। ठीक है। हम्म। तो 2016 के बाद से जो हुआ वो हम्म। शायद मैं जानता हूँ। उस 10 साल हम्म। से तो मुझे, मे भी मैं दस तो साल नहीं बहुत, तो हम लेते हैं कि 5 या 6 साल। हो सकता है। हाँ शायद। मैंने तो अभी इसे कुछ पिछले 1 या 2 साल में ज्यादा नोटिस किया है, बीइंग एन इंट्रोवर्ट। ये भी हम्म। लोग, देखो, लोग हर चीज को कूल या अनकूल में वो कर देते हम्म। हैं, कैटेगराइज। ठीक है। हम्म। बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज समवॉट कूल। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने ऐसा वो बना के रखा है पर्सपेक्टिव। हम्म। ठीक है। हम्म। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। ये आई थिंक जस्ट एक ये आप, हमारा। मतलब पर्सनैलिटी है आपकी। ठीक है कि कैसे आप डिपिक्ट करते हो, कैसे आप रिएक्ट करते हो वर्ड को, ये आपकी पर्सनैलिटी है। मुझे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ? तो हम्म। मैंने कुछ टेस्ट दिए हैं जो इंटरनेट पे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, और मैंने ऐसा पर्सनली फील किया है कि हो सकता है मेरे जो ट्रेट्स हैं मेरी पर्सनैलिटी के, वो हो सकता है इंट्रोवर्ट वाले हों। हम्म। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं यार, पर मेरे को लगता है कि अगर इंट्रोवर्ट एक मतलब कि जैसा ह्यूमन बिहेवियर को अगर ये डिपिक्ट ना करके कुछ ऐसा हुआ कि ये कुछ ही कल्चरल फेसेट्स को डिपेंड कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये सिंपल सिंपल कि कल्चरल अगर कुछ यार, अगर 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 कल्चरल होता ना, अगर कल्चरल होता ना, हम्म। तो जितने जने हैं उस कल्चर में, हम्म। मतलब जितने लोग, तो वो सारे के सारे शायद एक ट्रेट बहुत ज्यादा दिखाते। हम्म। मतलब कल्चरल है कि एक्सट्रोवर्ट होना है आपको, तो 90 एक्सट्रोवर्ट होते, 10 इंट्रोवर्ट निकल जाते। हम्म। हाँ तो वैसे इस पॉडकास्ट को हम, वैसे मैं तो इसको भी रॉ ही डालूंगा। मैंने सोचा है इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस पॉडकास्ट में क्या बात करने वाले हैं। तो क्या बात करें अब? मतलब कि डिसाइड करो ना यार, मेरे को इतना ज्यादा अभी तो नॉलेज नहीं है, मतलब कि मैंने अभी कुछ पढ़ा मुझे पढ़ा भी है नहीं। नॉलेज नहीं, मुझे भी नॉलेज नहीं है भैया। मैं तो वैसे दोस्तों, जो भी व्यूअर्स इस दूसरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जस्ट पिछले पॉडकास्ट के बाद ही ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया। हम हम पहले चिल पॉडकास्ट के बाद ये दूसरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम चिल वाइब्स में है अभी। और इसका कुछ कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रीडी हैं पॉडकास्ट बनाने का, बस पॉडकास्ट बनाने को कुछ मिलता नहीं है वैसे। हम ग्रेडी हैं। हाँ, ग्रीडी है किस बात के? ग्रीडी है हम अपने दोस्तों से बात करने में। ग्रीडीनेस से याद आया कि हम्म। ह्यूमंस का बिहेवियर है हाँ। सेल्फिश होना। ठीक है। हम्म। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे बहुत महान लोग होते हैं हम्म। जो बिना सेल्फिश हुए समाज के लिए इतनी सारी चीजें करते हैं? तो क्या वो सेल्फिश नहीं होते? सवाल ये है। तो तुम मतलब ये पूछ रहे हो, मतलब हाँ, ये आ, दिस ये कैन बी हमारा क्वेश्चन है, हमें पॉसिबल नहीं पता कि इसका टॉपिक। आंसर क्या है। नहीं, है ना? मुझे पता है आंसर। मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक हो सकता है एक पॉडकास्ट का। तो ठीक है, तुम्हें अगर आंसर पता है तो। पर पर मैं अरे, अगर चलो, चल हाँ हाँ, मैं मतलब सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। देखना फिर तुम टैली बोलो, करता है इसको तेरे हम आंसर के आगे। साथ। हाँ, तो इसको हम आगे, ये पहला टॉपिक हो गया। अभी हम और टॉपिक सोच लेते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे। मैं लिख रहा हूँ तो भूलने की कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक हो गया। टॉपिक ये है कि अगर ह्यूमन से सेल्फिश होते हैं, और ये बायोलॉजिकल अपना डाटा डाटा नहीं, फैक्ट है कि ह्यूमन सेल्फिश स्पीसीज होते हैं। हमारे पास एवोल्यूशनरी भी ये
सबूत हैं। अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो मैं एवोल्यूशन वाले भी सबूत डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसा इवोल्यूशनरी क्यों होता है? सबूत। हाँ तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे बहुत महान लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम्म। सरदार वल्लभ पटेल, हम्म। या फिर हमारे बहुत महान नेता जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर टेरेसा। जो भी जिन्हें भी आप महान समझते हैं, हम्म। ठीक है, हाँ। वो लोग नहीं जो नाथूराम गोडसे को महान समझते हैं। इतना तो ठीक है, उस इसको पर काट नहीं देंगे, जाते, ये बड़ा इसको काट पॉलिटिकल, देंगे, इसको काट देंगे बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो ये महान नेता होते हैं, महान लोग होते हैं, क्यों लोगों के बारे में इतना करते हैं जबकि इंसान सेल्फिश होता है? ये एक टॉपिक हो गया है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल। मिल जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। आपको अगर उसको सुनना है तो डायरेक्ट वहां पे चले जाओ, पर हम अभी बिल्कुल अगला टॉपिक ढूंढते हैं। हम अभी नए नए मूड में आ गए हैं, तो आपको हाँ अगर पुराना मूड पसंद आया तो आप पुराना वाला जाके सुन लो। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि पिछले पॉडकास्ट में भी हमने कुछ अच्छी, व्हाट डू यू थिंक? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी है ब्रो, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन में आपको फ्लॉज लगते हैं, पर फिर भी अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता है हाँ तो अब बस हाँ फीडबैक दो, हमें फीडबैक चाहिए। हाँ, फीडबैक चाहिए कि देखो, सीखना, हम सबका क्या गोल क्या है, हमें सीखना है, ठीक है। अगर सीखना नहीं होता तो मैं ये क्लेम कर रहा होता कि देखो मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूँ, पर मैं नहीं, ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो क्लेम करता हूँ कि मैं स्टूपिड हूँ। हाँ ठीक है, मैं स्टूपिड भी क्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टूपिड की डेफिनेशन थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में अलग होती है, तो तुम भी तो स्टूपिड नहीं हो, ठीक है। ये भी एक नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, व्हाट इज स्टूपिड। हाँ, हो सकता है ये भी टॉपिक, ठीक है। क्या भाई मैगी बना रहे क्या? किसे बोल रहे हो? तुम्ही को बोल रहा हूँ। पानी पी रहा हूँ। बढ़िया है, पानी पीते पीते पॉडकास्ट। तो क्या, पॉडकास्ट का मतलब ही क्या है? हम इसको रॉ एंड रियल नहीं रखेंगे, इसका नाम हम इसका नाम रखेंगे अल्ट्रा प्रो मैक्स रॉ एंड रियल पॉडकास्ट कहीं भी हम भाई जब होंगे तब भी हम पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है। और पहला टॉपिक हमारे पास आ चुका है। इस पॉडकास्ट को हम देखते हैं कितना लंबा बना सकते हैं या कितना छोटा रहेगा ये पॉडकास्ट। लंबा छोटा भी पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि आप किसे लंबा किसे छोटा समझते हैं, ठीक है। सब कुछ तो पर्सपेक्टिव पर। यहाँ सब हर चीज सब्जेक्टिव है। मतलब कुछ फैक्ट्स को छोड़ के मोस्टली इस दुनिया में चीजें सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि हम सब मिथ्स में ही तो जी रहे हैं। जैसे कानून क्या है, एक मिथ है ना कि किसी को मारना गलत है, ये एक हम्म। मिथ है कि अगर तुम किसी का मर्डर कर दोगे हम्म। तो तुम्हें जेल होनी चाहिए, ठीक है, ये हम्म। एक मिथ है ना, हमने जो बनाई है ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हम्म। तो मोस्टली चीजें मिथ्स हैं, और मिथ का मतलब हम्म। ऐसा समझ लो कि ऑर्डर बनाने के लिए कुछ इमेजिनरी सेट ऑफ रूल्स हमने जो सेट हम्म। किए हैं। मिथ्स का मीनिंग यहाँ पे ये है। हम्म। हाँ। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं ये हम्म एनालॉजी, ये जो अब जैसे तुमने ये मिथ वगैरह बोला, तो हम्म ये चीजें हैं कि सोसाइटी से ही निकल के आ रही हैं। और अगर हम ये मान के चले एज अ हम्म। बायोलॉजिकल, मतलब साइंस को अगर दिमाग ये में रख के ये चले। चीज मैंने पढ़ी है, किसके बुक में, युval नोआ हरारी, सेपियंस। हम्म। तो हाँ। अगर हम ये मान के चले कि जैसे इंसान, मतलब हम हम्म बेसिकली ये मान के चल रहे हैं कि हम भाई हम्म पे जो जन्म वगैरह हुआ सभी का, वो सिर्फ एक हम्म बायोलॉजिकल साइंटिफिक और पूरी एस्ट्रो, समझ रहे हो ना, सिर्फ हम्म साइंटिफिक जैसे साइंस हमें बताता है उस ढंग से, अगर हम्म, वो हम बेसिक हाँ हाँ हाँ। वैसे अगर हम पैदा हुए हैं, तो अगर हम ये देखें तो भाई ये जो सोसाइटी के जो कल्चर वगैरह बन रहे हैं हम्म और मतलब बने हैं, और उसकी भी एक अपनी जर्नी रही है ना, कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे तुमने, हमने ये भी बोला था पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, मैं उसमें से बस एक हम्म रेफरेंस रहा हूँ कि जैसे कोई भी चीज कूल और कोई भी चीज, या तुम कह सकते हो हॉट, ऑफ कोर्स इसकी डेफिनेशंस जो अनकूल। होती है, हाँ 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 uncool। तो इसकी डेफिनेशंस और इसके जो वो होते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेकर वो चेंज होते हम्म रहते हैं। हाँ 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 तो यही चीज तो हमारा कल्चर भी फॉलो करता है ना, कि जैसे एक टाइम पे ये फेमस हुआ करता था कि इंडियन इस तरह के ड्रेसअप में दिखा करते थे, पर जैसे ही हम्म। हमारे थोड़ा सा कल्चर में कुछ चेंजेस हुए, समझ रहे हो ना, हाँ, मैं उसकी वजह से कल्चरल चेंज हमारे नहीं है ये, कल्चरल चेंज बहुत डीप रूटेड होता है या कि यूं हम जैसे कहेंगे इंवेजन की वजह से
मतलब मैं ऐसा, मतलब इस पे मैं ये कहना कल्चरल चाहूंगा। कोलोजन हुआ। अच्छा, मैं फिनिश कर दूं पहले, तो मतलब मैं कहना हाँ क्या चाह हाँ रहा हाँ 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 हूँ हाँ कि जैसे मतलब इन्वेजन्स हुए, ठीक है। ओके हाँ तो हाँ इन्वेजन की वजह से क्या हुआ कि हमारे पर जो कल्चरल चेंज आया वो फोर्स हाँ कल्चरल कोलोजन हाँ हुआ, है ना। हाँ हाँ तो ये भी एक तरह का चेंज। फिर उसके बाद हमारे जो ट्रेंड्स थे उन पर भी फर्क हम्म। पड़ा, है ना। हाँ तो मतलब देखो ना कितनी भयंकर लेवल पे चेंजेस होते हैं जब दो तो क्या। कल्चर कोलाइड करते हैं। हाँ अब जैसे वैसे तो लोग वेस्टर्न कल्चर बहुत बोलते हैं, पर देखो हमारे ईस्ट में भी बहुत सारी कंट्रियां हैं ठीक है। हाँ तो हाँ। वेस्टर्न का देखो, जब अपने ऊपर ब्रिटेन का वो हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ मुझे हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स नहीं बोलूंगा मैं, सुन पॉडकास्ट सुनने वाले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री मेरा मित्रों, सब्जेक्ट नहीं है। मैंने 10th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज किया है, और मुझे हिस्ट्री का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मुझे सिर्फ ब्रिटिश के आने के बाद वाली हिस्ट्री पता है, उसके बाद जो भी हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है 10th के पहले वो तो तक। इतना डर क्यों रहा है? तेरे कोई मारेगा नहीं तो बोलना। नहीं मारेगा नहीं यार, हमें थोड़ा सा, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि देखो यार मैं बता दूं कि देखो मुझे सिर्फ इतना ही पता है ना। अपने में तो खुश होना दोस्तों बड़ा पसंद है तेरे को। है, अब इसको कहते हैं अपने में खुश होना। तो क्या, मैं अब देखो मैं ये बता कि देखो यार मेरे को इतना ही पता है भाई, तो अगर मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो मैं अपने को मैं खुश हूँ, हाँ यार मैं गलत हो सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है भाई, ज्यादा थोड़ी पता है। तो बिल्कुल। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि देखो मैंने ये बात ऐसे ही क्यों बोली, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार सुना है कि जब, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री बेसिकली हमें यही पढ़ाई जाती है कि जब से अंग्रेज आए। पर हम्म मैंने ऐसे कई सारी जगहों पे सुना है, ऐसे प्रोफेसर्स को बोलते कि हमारी हिस्ट्री सिर्फ वहां से शुरू नहीं होती जहाँ से अंग्रेज आए। हम्म। हमारी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, बिल्कुल, उसके 10,000 साल पहले, बहुत से पहले, भी बहुत पहले भी पहले। जाए। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है उसके पहले की हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही हो, रिच रही हो, जो कि है शायद, जैसा लोग हमें बताते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि अगर कोई, हो सकता है यार कोई इसे हिस्ट्री वाला इंसान सुन रहा हो, पॉसिबिलिटी है, हमें क्या पता, और वो रेस कर दे क्वेश्चन कि अरे यार तुम क्या बातें कर रहे हो। तो मैं उसके लिए बोला कि देखो। देखो ये कोई हम यहाँ पे पॉइंट वगैरह या ओपिनियन वगैरह कोई स्टिक नहीं कर रहे हैं, बस ये एक फ्री सोल डिस्कशन है, माने कि हाँ चिल ये एक डिस्कशन। डिस्कशन है दोस्तों। चिल चिल टू मेरे को वर्ड समझ में नहीं आता। चिल चिल इन द मतलब सेंस क्या। कि मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई भी चीज किसी को हाँ स्टेट नहीं कर persuade रहे हैं नहीं हम। कर रहे, हाँ है ना। हम किसी तरह की परसुएजन नहीं कर रहे हैं, हम किसी को हाँ गवा नहीं रहे हैं कि हम सही हैं हम गलत नहीं, हम बस इतना कह रहे हाँ हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं हाँ उसमें गलतियां भी हो हाँ सकती हैं, हाँ कुछ सही बातें भी हो सही भी हो सकता है। सकती हैं। पर बट ये एक पर डिस्कशन पर के तौर पर। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन चीजों में हम ये क्लेम करते हैं कि देखो ये फैक्ट है, तो हम ये हम्म। पूरी कोशिश करेंगे कि वो फैक्ट ही होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम साइंटिफिक बातें करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि साइंटिफिकली वो बातें एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बातें बकवास करते रहेंगे। हाँ, ऐसा भी ठीक है। अगर, हाँ देख, क्योंकि यार अगर हम किसी, मतलब मेरी तो, मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई चीज कब कर से? रहा हूँ, बारह बचपन से ही। अरे बाल तो ढंग से बना के स्कूल आता नहीं था। अरे बाल का छोड़, अरे बाल मेरे को ऐसे ही पसंद है यार मेरे को बाल वैसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही, ऐसे मेरे बाल में कंघी करना मेरे को पसंद नहीं है। पर मेरे ड्रेस चलो वेस कोई वगैरह बात तू नहीं, देखता था चल ना, आगे चेंज ड्रेस कर ड्रेस पॉलिटिक्स। मेरा ड्रेस हम मेरा लोग देखता फालतू था की बातें ज्यादा कर रहे हैं। नहीं ड्रेस मेरा देखता था ना, अब तू बता, जब स्कूल की बात आ रही है तो। हाँ, वो बात ठीक तो है, है। नॉट टू क्लेम एनीथिंग, पर परफेक्शनिस्ट इन द सेंस, देखो मैं लिटरल मीनिंग नहीं, मतलब कि मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी करूँ ना उसमें मैं बहुत मतलब रैशनल, सही होने की कोशिश कर, सही नहीं रैशनल, कि मतलब समझ रहा है ना तू मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं अभी। समझ रहे हैं भावनाओं को तुम हाँ कह रहे हो। हाँ तो उस टाइप में परफेक्शनिस्ट, वो वाला परफेक्शनिस्ट नहीं जो जापान में चलता है, क्योंकि जापान में इसकी परफेक्शनिस्ट की अलग ही मीनिंग होती है उनके यहाँ, ठीक है। और कॉमनली भी परफेक्शनिस्ट का मतलब लोग वही जापान वाला ही निकालते हैं, कि जो उधर की मीनिंग होती है परफेक्शनिस्ट की, अच्छा, वही। इस बात से मैं हाँ अवगत नहीं था। क्या। इस बात से मतलब मैं मतलब परिचित नहीं था कि मतलब जब हम परफेक्शनिस्ट बोलते हैं इंडिया में भी, हाँ वो हाँ जब हम जापानीज ट्रेड्स को मतलब ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, हाँ ये बात हाँ मुझे। हाँ हाँ
अरे ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग कुछ हम लोग स्लैंग्स का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो वर्ड्स और स्लैंग्स मोस्टली किसी न किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से आया करते हैं, और हम जब उनका यूज करते हैं तो हम उन्हीं कल्चर में, मतलब उसी कल्चर को ग्लोरीफाई या फिर डिमीन करने की कोशिश करते हैं, जो भी जिस जिस परस्पेक्टिव में वो वर्ड यूज किया जा रहा हो। जब हम लोग परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जापान के कल्चर में जो परफेक्शनिस्ट की जो मीनिंग होती है उसको हम ग्लोरीफाई करें। ठीक है, पर अब इसका अपोजिट एग्जांपल हम कैसे ढूंढें कि हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में कि अरे बड़ा अंग्रेज आवा है। ठीक है, हाँ, तो इस जब हम ये वर्ड यूज करते हैं बड़ा अंग्रेज आवा है, तो फिर हम एक पर्टिकुलर कल्चर को हम डिमीन करने की कोशिश करते हैं। समझ? हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ ऐसा। हाँ, लोग ऐसा इसलिए भी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि उनका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट मतलब उनको अंदर से फील आता होगा कि वो हाँ आई हाँ थिंक वो इनसिक्योर हो जाते हैं ये सुन के, है ना? हाँ हाँ, क्योंकि या अपने ये ह्यूमंस का कह नेचर ही होता है ना, ह्यूमंस का पहला नेचर सबसे पहले तो रेप्टिलियन ब्रेन काम करेगा, पहला है डर जाओ। ठीक है, इनसिक्योर हो जाओ, है ना। लड़ो, हमारा नेचर क्या है बेसिकली? बेसिकली अपने आप को सेव करना, अपने सेल्फ हाँ, सेव करना, प्रोटेक्शन करना। डरो, लड़ो, इनसिक्योर हो जाओ, है ना, चाहे वो हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, सचेत हो चेता, जाओ। हाँ, सचेत हो जाओ, है ना। अब जैसे कोई ऐसी बात करता है जो आपके थॉट्स से नहीं मिलती है, पहला मन में पहली बात ये आती है कि ये तो सी है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, और अगर चूतिया आप, बोल हाँ, पता नहीं इस पॉडकास्ट को हम क्या रेटिंग देंगे, तो ये तो चूतिया है। ठीक है, दो। तो अब फिर दूसरा, अब जैसे अगर थोड़ा सा भी सेंसिबल इंसान है और अगर ये सुनता है कि यार ये तो फैक्ट की बात कर रहा है, तो वो इनसिक्योर हो जाएगा। ठीक है, कि अरे यार मुझे अभी तक ऐसा जो लग रहा था ये तो गलत लग रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे इन 10 चीजों में अभी तक अगर ऐसा लग रहा हो तो हो सकता है ये भी गलत हो। फिर अगर वो और सुनेगा तो फिर वो डर जाएगा। डरने के बाद दो अपने रास्ते होते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लो कि वो जो बोल रहा है उसकी उसकी टेरिटरी में चले जाओ, मतलब डिफीट मान लो, है ना। तो फिर तुम्हारे मन में जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तुम पीस में आ गए, या तो फिर रहता है कि लड़ो। ठीक है, कैसे भी करके लड़ो, कॉन्फ्लिक्ट को तुम खत्म करोगे, पर डिफीट मान के नहीं, तो वो करके, ये मतलब लड़के। अब जैसे ऐसे इसमें होता है, जैसे जो कन्वर्ट करवाते हैं ना रिलीजन में अपने, तो ये लोग यही फंडा अपनाते हैं, मतलब वो लोग ऐसी बातें ही करते हैं कि पहले वो तुम्हें इनसिक्योर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, फिर वो ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हें लगेंगे कि देखो ये तो फैक्ट बोल रहा है, फिर वो तुम्हें डराएंगे, है ना। और तुम ऐसे ही 10 चीजों के बारे में इनसिक्योर हो जाओगे और ऐसी 10 चीजों के बारे में डर जाओगे, फिर वो तुम्हें चॉइस देंगे और बहुत इम्फेसाइज करेंगे कि डिफीट मान के हमारी तरफ आ जाओ, ये सारी हाँ, जो जिन चीजों के बारे में तुम ये इनसिक्योर जो हो, जो भी तुम्हारे डर हैं, खत्म हो जाएंगे। आई थिंक जो मिशनरीज वगैरह जो होती हैं, आई है थिंक, ना। है ना, कोई भी मतलब मिशनरीज ही नहीं, मतलब जितनी भी कन्वर्जन्स होते हैं, मैं हाँ किसी हाँ, पर्टिकुलर नहीं, रिलीजन को डाल मैं किसी पर्टिकुलर रीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ तो अपने मन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना। तो भाई, नहीं, कन्वर्जन अगर वाली बात आ रही है ना, तो हम्म, इतने पे करना सही रहेगा कि मतलब कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स हाँ, ये पॉडकास्ट। पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोलना है, पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोलना है मेरे हिसाब से, ऐसा बोलना गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो। देखो, अगर अगर डाटा ये बताता है कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन बहुत ज्यादा कन्वर्ट करवाता है, तो हमें डाटा बोलने में वो नहीं करना चाहिए, तो ये तो डाटा है, फैक्ट है। पर उस चीज को हम उसके टुवर्ड्स हेट दें कि यार यार ये तो गलत कर रहा है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि यार उनका जब रिलीजन बना था, जितनी मुझे हिस्ट्री पता है, तो उनके रिलीजन का मेन यही था कि देखो हमारा सबसे अच्छा है, तुम्हारा खराब है, तो अगर तुम्हें ये चीजें फेस नहीं करनी है तो तुम हमारे में आ जाओ। ये बेसिक बाई प्रिंसिपल था। बाई नेचर अगर किसी रिलीजन मतलब कि हाँ ऐसा हाँ, है कि उसकी वजह से जो नेचर है हमारे आसपास का, उसको बड़े लेवल पे हम्म, नुकसान हो सकता है, अगर उसकी आइडियोलॉजी को लोग अगर ज्यादा पढ़ने लग जाएं, हाँ हाँ हाँ, तो तो क्या, ऑफ कोर्स तो मैं क्या तो होता ही है, ऑफ कोर्स होता ही है भाई, तुम कहाँ 26/11 देख लो, तो
टोटल आइडियोलॉजिकल अपना था, ठीक है, मतलब ब्रेन वॉशिंग जिसको कहते हैं बेसिकली। ब्रेन, हाँ, या फिर अगर आपकी हाँ स्क्रिप्चर्स मतलब कुछ और, जैसे क्या होता है ना कि मेटाफोरिकल तरीके से कोई चीज बातें लिखी जाती हैं, पर उसका जो लोग हम्म। होते हैं लिटरल हाँ मतलब देखो, बताते हैं हाँ तो। नहीं, देखो जैसे आपके स्क्रिप्चर में लिखा है एक्स, आप उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हो और ना ही आप उसे डिपिक्ट कर रहे हो, एक पर्सन है, वो पर्सन एक्स पढ़ता है और आपको बताता है कि अरे इसका मतलब तो x.1111 है। हम्म। तो धीरे धीरे आप ब्रेन वॉश होते जाओगे। और देखो, ये जो रिलीजन होता है ना, रिलीजन पे लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं, क्योंकि हाँ। अगर आप भगवान को मानते हो हम्म। तो डिफीट तो आप पहले ही मान चुके हो, आपने पहले ही मान लिया कि मेरे से ऊपर भी कोई है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई सवाल है? इसमें कोई अगर आप ये सवाल नहीं मान है। अगर आप ये मानते हो कि भगवान हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हम्म। आपको पूरा दिल से विश्वास है, तो आपने डिफीट तो पहले ही एडमिट कर रखी है ना कि यार मेरे से भी ऊपर कोई है। हम्म। पक्की बात है। अब अगर हम्म। आपको ये पता चलता है कि जो वो इंसान मेरे से ऊपर है, हम्म। वो मुझे ये करने को बोल रहा है, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि करूं कि ना करूं, हाँ। है ना। 10 में नहीं। से एक ही होगा जिसके मन में आएगा। ये ऐसा, मतलब ये चीजें यूज होती हैं, हम्म। है ना। हम्म। और अगर हम इसी स्टोरी को वहां पे ले जाएं गैलीलियो के टाइम पर, पता हाँ नहीं हाँ ये तक कनेक्ट करेगा कि नहीं, पर मैं हाँ कनेक्ट करने की हाँ, कोशिश करूंगा। कि गैलीलियो जैसे वाला तो पता है मुझे। गलीली गलीलियो ने क्या किया था कि मेक बिलीव वाला जो चल रहा था उनका उस टाइम पे सिस्टम, हाँ हाँ। उसके खिलाफ जाके, मतलब खिलाफ जाके इन द हाँ, सेंस उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और मे बी आई डू नॉट नो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया रहा हो, पता नहीं, पर उन्होंने उन्होंने गैलीलियो ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, गैलीलियो ने रिवॉल्ट किया था, सीधे सीधे। और ऐसे रिवॉल्ट नहीं करे, उन्होंने प्रूफ्स और फैक्ट ला के दिखाए थे, और उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से रिवॉल्ट करने की कोशिश की थी कि यार यार देखो धरती तो गोल है, हाँ, ऐसा। क्योंकि उन्होंने हाँ। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व कर लिया था। वो हम्म। वो कुछ उनका अपना कोई प्रोपागेंडा नहीं था कि हाँ, देखो कुछ नहीं यार। था। हाँ हाँ, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो फैक्चुअल डेटा हम्म। बता रहे थे। अब लोगों को मेक बिलीव डर लग गया कि ये क्या बोल रहा है हम्म। ना। तो अपने जो गैलीलियो के बाद जो साइंटिस्ट आए हैं ना, हम्म। पहले इन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता था, मोनोपोली चला करती थी। हम्म। अपने ये जो फादर हुआ करते थे, इन्हीं को लोग एज अ ये समझते थे कि ये हमारा वो है, लीडर मानते थे। हम्म। क्योंकि पहले लोगों के पास चॉइस नहीं होती थी कि अरे यार मैं भगवान में विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ। हम्म। क्योंकि मतलब कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। मतलब अगर हम्म। तुम इस रिलीजन में हो तो तुम्हें भगवान में विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे उनकी रिलीजन का अभी तो की फेज मेन, तुम ये कह लो ज्यादा बेहतर रहेगा है ना। कि अभी जिस तरह वो, जब से शुरू से उनकी लेकर और अभी तक की जो हिस्ट्री देखो से लेकर अपना, प्रेजेंट। देखो मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है, मुझे इसके बारे में जितनी नॉलेज है, मुझे ये पता है कि जैसे मैं अगर हिंदू पैदा हुआ हूँ, हेलो, हम्म। हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं अगर हम्म। चाहूँ तो भगवान में मानूं, या ना मानो। अगर हम्म। चाहूँ तो ना मानूं। मुझे हम्म। ऐसा लगता है, सच है या नहीं है मुझे नहीं पता, सच है। है ना। लेकिन हम्म। जो दूसरे रिलीजन हैं, पर्टिकुलरली हम्म। नाम नहीं लूंगा, पर तो उनके उनकी ये कंडीशन ही है उनके रिलीजन में होने की, अरे भगवान को तो तुमको मानना ही है, ठीक। हम्म। क्योंकि हमारा पूरा रिलीजन ही बेस्ड है इस क्रीचर के ऊपर, भगवान के ऊपर। क्योंकि हम तुम्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम तुम्हें ये बोलेंगे कि देखो यार तुम अगर हमारे में आ जाओगे तो हम तुमको भगवान के पास भेजेंगे, स्वर्ग में। हाँ, हम्म। तो यही है। अगर तुम गलत काम करोगे तो वो ये नहीं बताएंगे कि ये गलत काम करना गलत होता है, वो ये बताएंगे कि अगर तुम गलत काम करोगे तो भगवान तुम्हें पनिश करेगा। वो हर टीचिंग में भगवान का जिक्र करते हैं, मतलब उनके में ये हम्म। अब्लॉइड होता है कि अरे भैया भगवान में तो मानना ही है आपको, ठीक है। हम्म। पर फिर अब देखो, पहले जब जो गैलीलियो थे उनके बाद जो साइंटिस्ट आए, तो उस टाइम पे लोग जो फादर हुआ करते थे चर्च के, उनको एक ऐसे गॉड लाइक क्रीचर माना करते थे, उनको सबसे क्लोजेस्ट मानते थे कि अरे यार ये तो भगवान के सबसे क्लोज है। और 99% पॉपुलेशन भगवान में बिलीव करती थी। तो और अगर कोई भगवान में बिलीव कर रहा है तो अकॉर्डिंग जो जो भी सेटअप है रिलीजन का, तुम फादर के ऊपर भरोसा कर ही रहे हो पहले से। हम्म। तो जैसे ही कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ करती थी या फिर कोई क्वेश्चन किया करता था,
तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि उसका या तो गला कटवाया करते थे सीधे सीधे, है ना, या तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे। पर उस वेस्टर्न कल्चर में साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत की, इतने लोगों के सर कटे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस उस पे आ गए कि देखो अब हमारा ये वेस्टर्न जो हमारी जो कंट्रीज हैं ये साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जानी जाएंगी। सोचो, मैं अपने इंडिया का बताता हूँ यार, लोग मोस्टली लोग यही बताते हैं कि यार वेस्टर्न है तो बुरा है, तो बुरे उसमें यूज करते कि अरे वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है इंडिया, या ये वो। पर ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज और साइंटिफिक स्टडीज के उसमें जो जो सेक्रीफाइस किया है ना वेस्टर्न, उसने मुझे नहीं लगता किसी भी कल्चर ने किया होगा। सिर्फ तुम्हें मतलब मुझे तुम्हें लगता नहीं कि वहाँ पर, हाँ मैं नहीं देखता पढ़ाई हाँ, क्योंकि उनका कुछ वो नहीं था, मतलब उनका मतलब सेल्फिशनेस थी, क्या थी सेल्फिशनेस, ये थी कि हमें साइंटिफिक डिस्कवरी करनी है, बस इतनी थी। सोचो कुछ मिल नहीं रहा था साइंटिस्टों को, पर फिर भी मतलब इतना उन्होंने किया। तो क्योंकि ये इस लेवल पे था कि लोग, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के घर में उनको फादर बनाया गया था चर्च का, मतलब पढ़ा लिखा के जो भी उनका होता है उन्हें फादर बनाया गया था चर्च का। ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट से पहले पादरी थे, ठीक है, चर्च के वो थे। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी की। और ग्रेगर जॉन मेंडल मतलब हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट में से एक हैं, क्योंकि उनके मरने के शायद 100 साल या 50 साल बाद ये डिस्कवर किया गया कि यार मेंडल कितने ग्रेट थे, क्योंकि मेंडल ने अपनी खोज 1856 के समय में की थी, ठीक है। उस टाइम पे ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के बारे में बता रहे थे कि फैक्टर ये होते हैं, मतलब पहले जीन्स को फैक्टर उन्होंने फैक्टर बोला था कि देखो फैक्टर ये होते हैं, इसकी वजह से हमारा स्किन कलर ऐसा होता है, इसकी वजह से कोई पेड़ लंबा होता है, छोटा होता है। और जो मेंडल थे वो मैथमेटिक्स का बहुत यूज किया करते थे। तो उस टाइम में इतनी ज्यादा प्रिंट मीडिया ना होने के कारण, इतनी ज्यादा पब्लिसिटी ना होने के कारण उनकी बात साइंटिस्ट तक पहुंच नहीं पाई और वो डेथ हो गए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि जिस टाइम पे मेंडल अपना काम कर रहे थे उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है, फादर ऑफ एवोल्यूशन, उनको लोग एक तरीके से मतलब भगवान टाइप में मानते, भगवान इन द सेंस कि ये साइंटिफिक दुनिया में मेंडल जो कह रहे हैं वो ही सच है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के मतलब क्या, सॉरी जो डार्विन कह रहे हैं वही सच है। तो डार्विन के पास मेंडल की वो पहुंच नहीं पाई और सब लोग डार्विन के डिस्कवरीज के पीछे ही पागल थे, क्योंकि एवोल्यूशन आज हमें इतना इंटरेस्टिंग लगता है तो पहले के लोगों को इतना ज्यादा लगता रहा होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने ये प्रूफ कर दिया था कि इंसानों को भगवान ने नहीं बनाया है। हाँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके तो उस टाइम पे बहुत रिवॉल्ट हुआ था कि उसी टाइम पे तो रिवॉल्ट हुआ था कि अरे यार तुम क्या बता रहे हो, हमको साइंटिफिक डिस्कवरी करने दो। तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था। और जो अपने डार्विन थे वो उसके फेस थे कि देखो डार्विन ने प्रूव किया है। तो इससे ये नहीं पता चलता ना, मतलब इससे हाँ, ये पता चलता है कि जैसे इंसान एक ऐसा तरह का क्रिएचर है, इसको सुन के, क्योंकि ये हिस्ट्री की बात है कि इंसान एक ऐसा तरह का क्रिएचर है कि वो मेक बिलीव, अगर हाँ, कोई बिलीफ उसको सिक्योर लगने लग गया और अगर उसके खिलाफ बातें जाने लग गई, तो भले ही रैशनल बातें हों, समझ लो ना, कितनी भी रैशनल, कितनी भी साइंटिफिकली इंसान जो डर जाता है इस तरह से, पता नहीं क्यों। वही तो बोला मैंने, एक बार इंसान ने डिफीट मान लिया तो अब देख क्या हुआ। हम लोग मेंडल की बात कर रहे थे ना, मेंडल का कदम ही कर देते हैं। तो फिर जब मेंडल की डेथ हो गई तो मेंडल की डेथ के कई साल बाद सन 1900 में ह्यूगो डे व्रीज नाम के एक साइंटिस्ट है और कॉल कोलिंस नाम के शायद एक मॉर्गन साइंटिस्ट, नाम शायद मैं गलत कह सकता हूँ, तो इन्होंने मेंडल के जो पेपर लिखे हुए थे उस टाइम के उनको खोज निकाला।
हाँ। और दुनिया के 3 अलग अलग कोनों में, एक यूएस में बैठ के, एक इंग्लैंड में बैठ के और एक शायद जर्मनी में बैठ के, हम्म। एक ही कंक्लूजन पे निकले जो मेंडल ने कहा था। हम्म। और फिर जब उन्होंने उस टाइम पे ये पूरी दुनिया को बताया कि देखो यार, एक महान साइंटिस्ट था मेंडल नाम का, हम्म। तीनों ने एक साथ ही। और फिर जब उनको पता चला कि यार यार ये जर्मनी में बैठ के सेम बात बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो फिर हम्म। तीनों लोग मिले और फिर उन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल की। सोच रहे हो, किसी हम्म। साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की, वो मर गया, फिर कुछ साइंटिस्ट मिलके एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी की रीडिस्कवरी कर रहे हैं। हाँ। तो भाई कितना ऐसा कभी नहीं इंटरेस्टिंग हुआ हुआ था। होगा वो। तो ऐसा कभी नहीं, तो फिर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि देखो ग्रेगर जॉन मेंडल कितने महान थे। वो अपने सेल डिवीजन की खोज हुई है 1902 में, 1902 में। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 में ही बता दिया था सेल डिवीजन के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल को लोग साइंटिस्ट ऑफ फ्यूचर बोला करते थे कि ये अपने समय से बहुत आगे हैं। मेंडल को ऐसा बोला करते थे। पर हाँ, कोई भी मेंडल, साइंटिफिक अगर जब डिस्कवर करता है और उसकी डिस्कवरी अगर लेजिटिमेट होती है, मतलब हाँ अ, पर मेंडल के साथ अनफॉर्चुनेट चीजें पता है क्या हुई? मेंडल को कभी पता ही नहीं चला कि वो कितने महान थे। वो ऐसे ही पादरी रह के ही मर गए। हम्म, सोचो। हाँ, क्या मेंडल के चीज? मर मेंडल को कभी पता ही नहीं चला ना कि वो कितने महान थे। पता अनफॉर्चुनेट है, चीज ये है। कि मुझे नहीं लगता कि आई मीन कि वो ऐसा सोचते रहे होंगे कि मैं कितना, समझ हो ना। नहीं नहीं, वो थोड़ी सोचते थे। वो तो हम्म, उन्होंने किया किया किया, सबको बता दिया, उनको पेपर लिख के मजा आया चले रहा गए होगा वो। डिस्कवरी के दौरान बहुत। हाँ, तो क्या। पर सोचो कि अगर उनको फेम, क्योंकि वो थोड़ा, अगर उनको वो रिकॉग्नाइजेशन मिलता हम्म। तो हो सकता है वो और ज्यादा अच्छा काम करते। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, रिकॉग्नाइजेशन किस सेंस में, पब्लिसिटी की, फंड्स? फंड्स और पब्लिसिटी भी। हम्म। हम्म। आई क्योंकि थिंक मैं फंड वाली बात से ज्यादा अग्री करूंगा। पब्लिसिटी तो मुझे आई थिंक ये सब सब्जेक्टिव हो जाएगा। हेलो। 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा दोस्तों। रुकना अमन, ठीक है, आ रहा हूँ। हम्म। मित्र कहाँ गए? हेलो। तो दोस्तों, अभी हमारे आर्यन भाई कहीं जा चुके हैं किसी काम से, और अब जो हमारा पॉडकास्ट है उसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो होगा, वो आर्यन ही आके हेलो 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 इंजीनियर साहब। जी, मेडिकल साहब। नमस्कार अब नमस्कार। अरे यार, मैं अभी ईयरफोन निकाला, पता चला पीछे घर के बगल में शादी हो रही है भाई। बहुत तेज गाना बज रहा है और इसमें आवाज तो नहीं आ रही? थोड़ा बहुत आ रही थी। ठीक है, इतना चल जाएगा। क्लियरिटी थी ना? आवाज आ रही थी ना मेरी? क्लियरिटी थी, अब क्लियर। तुम अब तुम कुछ बातें करो। मैं तो एग्जॉस्ट हो गया। हाँ, यही मैं तुम। मतलब, मैं तो जब हाँ तुम मेंडल वगैरह के बारे में स्टोरीज बता रहे थे ना, तो मेरा हाँ। ध्यान थोड़ा सा मतलब इस तरफ से जा रहा था कि मतलब ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर जो हम्म रहा है, ऐसा मैं कलेक्टिव ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को हम्म कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म हिस्ट्री के दौरान अगर हम हिस्ट्री की लेंस से देखें ह्यूमन हम्म बिहेवियर को,
कैसा रहा है साइंटिफिक, जब हाँ जब जब साइंटिफिक नई-नई एक्सप्लोरेशन हुई हैं और हाँ उनको हाँ जब हम पब्लिक करने की कोशिश करते थे और जब-जब इंसान के उस टाइम के बिलीफ से वो जो हम्म, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन टकराती थी, तब-तब इंसान का बिहेवियर क्या रहा है। हाँ तो हाँ हाँ हमें ये डिस्कवर हमको ये देखने को मिलता है कि इंसान काफ़ी डरा हुआ है ना? हाँ, तो क्या हमारा वही तो मैं क्या रेफ्रिजरेटर यही तो है, पहले डर जाओ। हुँ, यही तो है, डर जाओ, सबसे पहले डर जाओ। हाँ, और फिर ये रेप्टिलियन ब्रेन पर हाँ, कि हम हुँ, डरने के बावजूद हमारे पास समझने की क्षमता है, हुँ। कि मतलब दोनों बातें एक साथ एग्ज़िस्ट करती हैं, कितना अब कॉन्ट्रडिक्शन है। वही तो मैं बोल रहा आप अपने पास रेप्टिलियन ब्रेन भी है और अपने पास अपना ह्यूमन ब्रेन भी जिसको हम बोलते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन हमारे सर्वाइवल को जिसको है बेसिकली। देखो, हुँ, इंसान रेप्टाइल से एडवांस स्पीशीज़ है, ठीक है? किस बेसिस पे एडवांस है भैया? कई सारे हुँ, बेसिस हैं पर मेन ये है, हमारे पास उससे दिमाग ज़्यादा है। वैसे दिमाग ज़्यादा होना या कम होना स्पीशीज़ के एडवांस होने ना होने का वो कोई अंतर नहीं रहता वैसे, पर हुँ, ऐसे समझ लो कि रेप्टाइल से हम एडवांस इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास उनसे ज़्यादा दिमाग है। तो हम क्योंकि क्योंकि हम रेप्टाइल्स से ही आए हैं, मतलब रेप्टाइल्स हमसे पहले आए हैं, ठीक है? हुँ, रेप्टाइल्स करोड़ों साल पहले से हैं। हमारे डायनासोर रेप्टाइल थे, हुँ, हुँ, ठीक है? और हम हुँ, मैमल्स हैं, हम हुँ, डायनासोर, ठीक है? तो हुँ, रेप्टाइल तो आ गए दुनिया में राज करके चले भी गए और हुँ, हम रेप्टाइल्स के ही डिसेंडेंट्स हैं। हुँ, सिंस हम रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट्स हैं तो हमारे हुँ, पास रेप्टिलियन ब्रेन है। एक हिस्सा हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है हुँ, जो रेप्टिलियन ब्रेन है, आसान भाषा में उसे एमिगडाला कह दिया जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट को जो कि फियर के लिए बेसिकली मतलब वो होता है, मतलब जो फियर जनरेट करता है। तो हुँ, हमारा ऐसा वो है कि जो हुँ, रेप्टिलियन ब्रेन हमारा होता है वो हमारे सर्वाइवल के लिए होता है। हुँ, तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं ना, हुँ, वो रेप्टिलियन ब्रेन ही करता है। सबसे जरूरी क्या है? डर जाओ, घबरा जाओ, तुरंत हुँ, रेप्टिलियन ब्रेन। एक अगर तुम कहीं डर रहे हो, घबरा रहे हो, रेप्टिलियन ब्रेन तुम्हारा काम कर रहा है। अब हुँ। हम रेप्टिलियन ब्रेन को डिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि सिंस हमें ये पता है कि हम रेप्टिलियंस से एडवांस स्पीशीज हैं, ठीक है? जस्ट एक सेकंड ब्रो, तो आवाज़ आ रही है? थोड़ा भड़बड़ आ रही है। अभी? अभी भी मुंह में डाल लिए हो क्या ईयरफोन? नहीं, अब आ रही है? आ रही है पर वो उस टाइप में है जैसे तुम बहुत पास रख लिए हो, तो समझ रहे हो? अच्छा, अभी ठीक है? मतलब इस तरह आ रही है आवाज, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, अभी ठीक है? अभी ठीक है, ओके। हुँ, तो सिंस हमें ये पता है कि हम रेप्टाइल्स से एडवांस स्पीशीज हैं, हुँ, तो हम उस डर को ओवरकम करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस का यूज करके, क्योंकि हमें पता है हुँ, कि हम इससे बड़े हैं, हम हुँ, अपने डर से बड़े हैं, हुँ, साइंटिफिकली बड़े हैं। तो हम उसे फाइट, या तो हम फिर फाइट करते भाई, या तो फाइट करेंगे या तो एडमिट डिफीट करेंगे, जो भी जैसा भी इंसान का होगा। हाँ, पर हुँ, इंसान होने का फायदा ये है कि हमारे पास उतने ही पॉसिबिलिटी फाइट की भी हमारे ब्रेन ने दी है और उतनी ही पॉसिबिलिटी डिफीट मानने की दी है। अब फिर हुँ, वो इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि भैया हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की भी पावर हमारा दिमाग देता है, कॉन्शियसनेस है हमारे पास। हुँ। हम्म। इंसानों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या? ब्रो, मेरे को एक चीज़ हम्म, बताना, हम्म। जैसे हमारा जो ये रेप्टिलियन वाला, जैसा ये बताओ पहले, आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? हाँ ठीक आ रही है। हाँ, तो जैसे हम कहते हैं कि इंसान का दिमाग कमज़ोर होता जाता है आगे चलते-चलते, जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाती है। तो हम्म। जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो हमारा क्या ये मतलब होता है कि दिमाग का कोई हिस्सा कमज़ोर होने लगता है या पूरा दिमाग ही? मतलब अगर ऐसा कहते हैं कि दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, तो मैं इससे ये समझता हूँ बायोलॉजी के हिसाब से हुँ, कि जब हम पैदा होते हैं तो हुँ, मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, 1400 सीसी का दिमाग है उसके पास, हुँ, क्रेनियल कैपेसिटी है उसकी 1400 सीसी। हुँ, उसके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जीरो है। हुँ, अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, उसकी
उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, उसके ब्रेन में ग्लूकोज का यूज होगा और उसके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो रही है। तो हमारा कर्व ऐसा जाता है ट्रायंगल टाइप में कि हम ऊपर जाएंगे, एक पीक आएगा। सिंस हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक पीक के बाद धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसे हम एजिंग कहते हैं। हमारी सेल्स मरने लगती हैं, सेल ग्रोथ नहीं होती, जिससे हम बूढ़े होते जाते हैं। तो इसका फर्क दिमाग में भी पड़ता है कि हमारा दिमाग में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, और जो सिग्नल जो ट्रांसफर होते हैं वो भी कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे ये कह दिया जाता है कि देखो यार, इनका दिमाग, हमारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। ऐसा ये मीनिंग होता है वैसे बायोलॉजिकली, जितना मुझे पता है। और यही सबसे ज्यादा मैं सोच भी सकता हूँ कि शायद यही एक्यूरेट हो सकता है। बाकी फिर आगे पढ़ेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो बताऊंगा। क्योंकि हाँ। फिर अगर ऐसा होता है कि जैसे मतलब सिर्फ मैं इस बेसिस पर थ्योराइज कर रहा हूँ, थ्योरी दे रहा हूँ। अरे वो आवाज फिर से बड़बड़ हो रही है। कहाँ पे ईयरफोन पास में रख लिया क्या? अच्छा अभी ठीक है ना? हाँ अभी थे। वो आदत रख हो गई है ना ईयरफोन पास में रखने की। हम्म। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग का जो ब्रेन, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा दिमाग कमजोर हो रहा है बड़े होने पर, बूढ़े होने पर, है ना? तो अगर 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 ये बात सामने आती है कि कोई हिस्सा अगर कमजोर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आगे जो समझने जिसको तुम कह सकते हो कि इंसान होने का जो वो होता इंटेलिजेंट है ना, हाँ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वाला, हाँ इंटेलिजेंस वाला पार्ट है। फ्रंटल लोब, तो मुझे फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब की प्रीफ्रंटल हाँ कॉर्टेक्स वो जो भी सेम ही है, नाम है। हाँ हाँ। सेम ही। तो तो मुझे लगता है कि अगर वो कमजोर हो रहा है ना, हम्म, तो बाकी सारे हिस्से भी कमजोर हो रहे होते हैं, कि क्योंकि जैसे एक रेप्टिलियन ब्रेन है ना, अरे तो यार जो रेप तुम ये बताओ, तो बुड्ढे के सामने सांप आ जाएगा, बुड्ढा तेज दौड़ेगा, तू तेज दौड़ेगा? नहीं, मैं तेज दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस क्योंकि देखो हाँ वो तो हाँ। इस बात पर डिपेंड करता है ना कि उसकी बॉडी भाई कमजोर होगी, पूरी बॉडी ही कमजोर हो गई है। मैं और हाँ तू मैं समझ रहा हूँ, बताना। हाँ आगे बता। हाँ, तो और क्योंकि उसकी आंख भी कमजोर होगी, इसलिए उसको देखने में दिक्कत जा रही है, तो हाँ रिएक्शन हाँ टाइम हाँ वगैरह भी सब कुछ हाँ फर्क हाँ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। पर सपोज करो कि अगर उसका दिमाग ही निकाल के किसी दूसरे इंसान में लगा दे, है ना, कोई यंग हम्म, इंसान, तो क्या हाँ फर्क होगा? तो क्या फर्क होगा? हाँ। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कि अगर किसी बूढ़े का दिमाग मैं किसी जवान में लगा दूं तो हम्म क्या होगा। अगर हम इस थ्योरी से चलें हम्म कि बॉडी की ग्रोथ कम हो रही थी, इसलिए दिमाग में काम धीरे हम्म धीरे हो रहा था। तो हम्म अगर इंसान यंग है तो फिर हम्म दिमाग उसी उसी स्पीड पे काम करने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है जो उस इंसान की एज होगी, अगर 21 का होगा पीक पे जाएगा, मतलब दिमाग कि अरे, मतलब उस बुड्ढे की जितनी नॉलेज और जितना एक्सपीरियंस होगा ना, हम्म वो इतनी तेज, इतने फास्ट प्रोसेस कर पाएगा कि वो एक हम्म तरीके से, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ पीपल हो जाएगा उस जनरेशन का। क्यों? क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, उसके पास 90 साल का है। ठीक है। हम्म और दिमाग प्रोसेस करने की पावर 21 साल है पीक। तो सोचो, हम्म है ना, कि दिमाग कितना तेज चलेगा उसके पास हम्म कितना सारा डाटा है दिमाग में। मुझे ऐसा हम्म लगता है कि वो एक चमत्कार हो जाएगा। हम्म हाँ, क्योंकि ऐसा हो है भी अमन, क्योंकि हम जो ऐसा बोलते हैं ना कि दिमाग का एक हिस्सा, तो हम्म दिमाग कोई ऐसा वो नहीं है कि दिमाग के ऐसे ऐसे हिस्से होते हैं। दिमाग तो एक सोल सिंगल ऑर्गन है। वो तो हम्म हमने अपने समझने के लिए हिस्से वो कर दिए हैं कि देखो, ये एक ही दिमाग का एक ये हिस्सा है जो ये काम, जैसे अपना हार्ट है। हार्ट एक हम्म है, एक सोल ऑर्गन है, हम्म तो पूरा खराब होगा। हम्म मतलब ऐसा नहीं, गलत बोल दिया मैं। कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा भी खराब हो सकता है, हम्म मतलब अगर हम बाहर से यूज करें तो। लेकिन जब बूढ़ा होगा हार्ट, तो पूरा हार्ट एक साथ बूढ़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हार्ट हम्म का जो पेस मेकर होगा, जो जो हमारे पेस मेकर, मतलब जो हमारे हार्ट को पंप वो करवाता है, लब डब जो होता है ना,
धक 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 धक, तो वो जो करवाता है उसे पेस मेकर बोलते हैं, ऐसे नोड। तो जैसे जैसे हार्ट बूढ़ा होता जाएगा ना, तो हर एक ऑर्गन बूढ़ा हो जाएगा एक साथ। ऐसे ब्रेन में भी होगा, अनलेस अनटिल हम एक्सटर्नल तरीके से किसी हिस्से को कमजोर ना कर दें, है ना, तब तो वो अलग केस होगा। लेकिन अगर पूरी बॉडी ही बूढ़ी होती जा रही है तो पूरा ऑर्गन एक साथ बूढ़ा होगा, क्योंकि ग्रोथ भी तो एक साथ ही हुई थी ना, तो एक साथ ही बूढ़ा होगा, तो पूरा ब्रेन ही एक साथ कमजोर होगा, ना कि कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा दिमाग का। और भाई तो दिमाग काम कैसे करता है मैं बता दो। हमारे न्यूरॉन्स में एनर्जी सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। जब बॉडी ही वीक है तो सिग्नल ट्रांसफर भी धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, ऐसा। तो ये है। वैसे ये बात काफी इंटरेस्टिंग है ना, कि अगर एक दिमाग बूढ़े का दिमाग तो यंग में क्या लगा दे तो मैं बोला तो नेक्स्ट आइंस्टीन वही दिन निकल जाएगा। है ना यार। तो क्या, कोई खैर किसी एक बात है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उठा लो 80 साल का, और उसी यूनिवर्सिटी में पहले ईयर का बच्चा उठा लो 20-21 साल का, इंटरचेंज कर दो, हो गया, लो बन गया जो भी तुम साइंटिस्ट जिसको आने वाले ग्रेटेस्ट टाइम मानते में हो। आई थिंक जो एक्सपेरिमेंट्स रन होंगे वो ह्यूमन के ऊपर होंगे, और आई थिंक इसकी वजह से हमारे एथिक्स, पॉलिटिक्स तो हालांकि देखो बचेगी नहीं, जहाँ तक मुझे ये लगता है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। हम्म, एक वो हुआ है, पोल हुआ है ऑल ओवर इंटरनेट कि हम्म, ह्यूमन ट्रायल्स या ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग हम्म, गलत है, मतलब इतने लोगों को नहीं पसंद। 2% लोग ये बोलते हैं कि हम्म, हमें ये गलत लगता है, हमें ये नहीं पसंद है। हम्म। ठीक है, तुम्हारा क्या मानना है? कहीं कहीं ये वही चीज तो फिर से नहीं रिपीट हो रही, जैसे कि उस टाइम पे गैलीलियो के टाइम पे हुआ था, क्या? कि इंसान को जब भी मौका मिला अपनी नॉलेज एक्सपेंड करने का, तो इंसान डरा हाँ, है ना। पर ये तो अरे नॉलेज नहीं है, पर फिर भी एक तरह से। ह्यूमन राइट्स का शायद मामला है, या फिर ऐसा मुझे नहीं पता। मे बी बासठ हम परसेंट लोग तैयार ये नहीं मानते हैं 62% लोग ये मानते हैं कि इंसानों के ऊपर है। ट्रायल्स या टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। हम्म। तुम्हारा क्या मानना है? इतनी साई-फाई मूवीज देखी हैं, और उनकी जो हम इमेजिन भी कर सकते हैं ना यार, कि अगर हम टेस्टिंग वगैरह करने लगेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में फर्क आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा अबे हूँ? टेस्टिंग मतलब यार, मैंने कोरोना की वैक्सीन बनाई और मैं इंसानों के ऊपर ट्रायल ही ना करूं। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी वायरस की वैक्सीन बनाए हो, इंसान के ऊपर ट्रायल ना करो। हाँ, वो लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम नहीं करने देंगे। पागल है क्या यार? हम्म। हाँ, मोस्टली लोग मैं पागल बच्चों ही के, हैं। बचेंगे कैसे? वही तो बात है, लोग अब ना भाई आग ये देखते हैं ना था। हाँ, तो इसमें लोगों से पूछा भी नहीं जाना चाहिए, ये तो फिर भाई गवर्नमेंट बिना पूछे करेगी। भैया एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो पूछ के किए जाते हैं, कुछ बिना पूछे किए जाते हैं, और कुछ इलीगल तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, अपना हम्म। रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, इलीगल तरीके हाँ, से हाँ। हुआ था। वो तो अभी तो भी वही, चल रहा है ना। कहाँ चल रहा है भाई? नहीं यार, एक एक्सपेरिमेंट वगैरह जहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे कुछ लोगों को टैंक में रखा गया है, आई थिंक ऐसा कुछ सही है। 1000 साल बाद सो के उठेंगे, ऐसा कुछ। कौन सा? ये पता नहीं यार, मैंने शायद कहीं पढ़ा था, मे बी किसी आर्टिकल में, मे बी ये कोई साईफाई आर्टिकल रहा होगा जब मैं छोटा था तब। अरे नहीं यार, भेजना। अब रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट तो ये है हम्म। कि लोगों को सोने नहीं दिया जाता था और 1 महीने बाद जॉम्बी हो गए थे लोग। हाँ, थोड़ा सा बिहेवियर, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज्यादा। अरे थोड़ा सा क्या तू बोल रहा है भाई? हाँ, अपने जो सदगुरु वाली जो वीडियो में बनाया अभी लास्ट, हम्म। उसमें हम्म। उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो का। इस बात भाई को कोट लोगों करते को नहीं, कोट करते हुए डरा कि अरे यार देगा। तुम, नहीं अगर, अरे यार क्या पता कोई जाके देखेगा या नहीं देखेगा, मुझे नहीं पता व्यूज कितने आएंगे उस वीडियो पे। हम्म। देख वो वीडियो मैंने बनाई ना, मैं बताता हूँ। हम्म। 1 महीने पहले मैंने ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड ही कर ली थी कि हमारी जो स्लीपिंग होती है, ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेरेंट्स कम सोते हैं, हम ज्यादा सोते हैं। वो हम्म। वीडियो बनी थी, उसकी सोच एडिटिंग भी हो गई थी, वो वीडियो बनी हम्म। रखी है।
फिर उसके कई टाइम बाद मैंने ये सदगुरु वाली देखी कि आई स्लीप फॉर 2.5 घंटे और व्हाटसएवर, है ना। तो मेरे को ये लगा इसके ऊपर तो वीडियो मेरी बनी है, मेरे पास नॉलेज भी है, तो क्यों ना इसको भी इंक्लूड करके वीडियो बना देता हूँ एक और। क्योंकि जो मैंने पहले स्लीपिंग वाली बनाई थी ना, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को लगता था यार मैं बता सकता था, पर मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो मुझे लगा कि बनाते हैं, और इसमें वो सारी चीजें भी मैं ऐड कर दूंगा जिसको मैं उस वीडियो में ऐड करना चाहता था। मतलब मैंने सतगुरु के बारे में सिर्फ 1 या 2 मिनट बात की है उस वीडियो में। वीडियो 14 मिनट की है, 12 मिनट तो मैंने साइंस की बात की है, सिर्फ 2 मिनट उस पर्सन के बारे में बात की है मैंने, और मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया सोच पूरी वीडियो में। अरे कोई बात ना, नहीं यार। और नहीं, इंटरेस्टिंग चीजें है ना, दैट पर्सन इज मतलब वो थोड़ा सा मैं क्या बता दूं, साइंटिफिकली काफी, थोड़ा सा क्या, काफी वो साइंटिफिकली एमए काफी। इंग्लिश है भैया, वो भैया एमए इंग्लिश है। ठीक है, तो रहने ही दो। वो आदमी ये बोलता है कि योर बॉडी डजंट नीड स्लीप। मैं चाहता तो ये इस चीज पे मैं उसको काउंटर करके अंडे बंडे बोलता, पर मुझे वो सही नहीं लगा। अरे यार, तो मैंने वो इंक्लूड ही नहीं किया। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि देखो यार, हो सकता है ये इंसान सोता हो, पर तुम ऐसा मत करना। ठीक है, पता है क्या, मे भी हाँ। शायद बुढ़े लोगों को ऐसा हो भी जाता है कि नहीं, नींद नहीं आती उनको, तो क्योंकि वीडियो मेरे घर नहीं में देखा दादी। यार मेरी? नहीं मैं नहीं देखा भाई यार, अभी देख जाके लेना देखो। भाई यार, प्लीज भाई। ये देख लूंगा। भाई शेयर भी कर देना यार, व्यूज नहीं आ रहे हैं, उसको शेयर करो, अपने कॉलेज में फैलाओ। बिल्कुल यार, करेंगे। ठीक है, तो हाँ, उस वीडियो को देख लेना, उसमें आंसर है इस बात का। हम्म। मतलब बहुत अच्छे से आंसर है, ऐसा नहीं जैसे फालतू कुछ बोल, ना ना, बहुत अच्छे से बनाया हम्म। उसको। तो क्या क्या बात हो रही थी? हाँ, वो इंसान ये बोलता है कि द बॉडी डजंट नीड स्लीप, इट नीड्स रेस्टफुलनेस। ठीक है, मैंने सर्च किया, हम्म। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी हमें ये बताती है कि रेस्टफुलनेस का मतलब ये होता है कि अ फीलिंग ऑफ बीइंग काम्ड एंड रिलैक्स। ठीक है, हम्म। हम्म। अब देखो, मैं भले बायोलॉजी का भी ना जानता हूँ, ठीक है, पर मुझे हाँ इतना पता है हाँ कि हाँ। अगर तुम्हारा दिमाग काम एंड रिलैक्स है, तो भैया तुम फिर भी कॉन्शियसनेस में हो, तुम्हारा दिमाग फिर भी चालू है, ग्लूकोज का यूज हो रहा है। ठीक है, तुमको नींद आएगी ही आएगी। तुम सुबह उठ जाओ 5 बजे, पूरे दिन काम में रिलैक्स रहो, तुमको 10 बजे फिर भी नींद आ जाएगी। ये क्या बात होती है? हाँ, तो मतलब मैं ऐसा मान लूं कि जो बंदा मेडिटेशन करता है वो सोता ही नहीं है, उसका तो काम एंड रिलैक्स रहता है। तो मतलब अरे यार, ये कुछ नहीं, शब्दों के साथ खेल रहे हैं, पोएट्री गा रहे हैं और कुछ नहीं। शब्दों के साथ खेल रहे हैं, पता है, कुछ भी बकवास कर देंगे, लोग सुन लेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा नहीं कि मैं उस पर्सन को हेट करता हूँ, नहीं, मैं जब सुनता हूँ ना, मेरा तो दिमाग ही खराब सा हो जाता है। यार तुम क्या बातें कर रहे हो, जो जिस जिस फील्ड के हो ना तुम, उस फील्ड के बारे में बात करो। हाँ, वही तो। वही तो, ह्यूमन बॉडी के बारे में मत बताओ तुम, ठीक है, एमए इंग्लिश करके। नहीं तो उसको उसको डॉक्टर को ही बोलने दो। हैं। अब बिल्कुल जैसे भाई, जिसकी जो जो स्पेशलाइजेशन है वो तुम्हारी वैसे फील्ड है बोला उसके आपको। बारे में बात हाँ करो, जो हाँ तुम्हारी फील्ड है। हाँ। अब जैसे हमारे रामदेव बाबा थे, उन्होंने क्या बोला हम्म। था, एलोपैथिक दवाइयां तो कुछ तो ऐसा बोला था ना, कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो मे भी, ध्यान नहीं मेरे को। ऐसे उन्होंने कुछ ऐसा कुछ उन्होंने फ्रॉड बोला था कि जो हम्म। एलोपैथिक दवाइयां चलती हैं, एलोपैथिक इन द सेंस ऐसी हम्म। दवाइयां जिनमें बहुत सारी इंजीनियरिंग लगती है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लगते हैं जिन दवाइयों को बनाने में, वो सब फ्रॉड है। पूरे दुनिया के डॉक्टर लड़ पा रहे हैं। यार तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ, डॉक्टर्स के बारे में बोलते हैं, ये जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, माने जो एमबीबीएस जो बड़े डॉक्टर होते हैं, वो सारे के सारे हाँ फ्रॉड हैं। तो भाई। फिर सर को अपोलोजाइज भी करना पड़ा कि अरे मैंने तो ये पढ़ के बोल दिया था। तो देख यार, आयुर्वेद के ऊपर जानता है मैं क्यों इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, आयुर्वेद जो मेडिसिन है, हम्म। क्योंकि हमारा एवोल्यूशन हो ही रहा है, हम्म। नई नई बीमारियां खोजी जा रही हैं, सब कुछ हम्म। नया नया आ रहा है। और हम्म। आयुर्वेद बहुत पुराना है, वो उस टाइम के लोगों के लिए था, हाँ। समझ रहा है तू? हम्म। हम्म। अगर आयुर्वेद में समय के साथ। एडवांसमेंट नहीं हो रही, हम्म। स्टडीज हम्म। नहीं हो रही हैं, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का सिंपल
नॉर्मल भी इंसान ये बोलेगा कि मुझे उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए भाई। मत, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वही ना, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि हम गलत है बस सही यही है। कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हाँ, आयुर्वेद जो है प्रिसाइजनेस के अगर मामले में आज एलोपैथी से कम कम पीछे है थोड़ा सा। अगर कोरोना वायरस नई बीमारी है, अभी इजाद हुई है, तो मैं उसको हम्म। 5,000 साल पुराने मेडिसिन के टेक्स्ट बुक्स में कहाँ से उसका इलाज ढूंढ लूंगा। ये, बिल्कुल। हाँ तो वो है। अगर और कोरोना टेक्स्ट। कोरोना कोरोना आ गया तो भाई ओमिक्रॉन नया वेरिएंट हम्म। है, आया है। इसके बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हम्म। अरे तुमको पता है कोरोना वायरस से लोग क्यों मरा करते थे? हम्म। बताओ ना, क्या लगता है? कोरोना वायरस लोग क्यों मरा करते थे? हाँ, क्या रीजन था? मेरी मुझे ध्यान एकदम ध्यान से नहीं पता, तुक्का मारता हूँ, मैं भी कुछ लंग्स में इफेक्ट करता था वो। इसमें लंग्स में तो करता ही था। हम्म। मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो हमारी बॉडी ही हमें मार दिया करती थी, मतलब हमारी बॉडी हम्म। चूतिया बन जाती थी और हमको मार देती थी जोश जोश में। हैं? हाँ, हाँ, तो मजाक नहीं भाई कर रहा, सही। नहीं भाई, ये बहुत थोड़ा फनी लग रहा है ये। नहीं, हाँ फनी है ही, फनी हो गया। हाँ नहीं, पर यही रियलिटी है। अच्छा भाई, हाँ, क्या अरे बात है, कुछ नहीं, क्या देख बात है। देख लग, अरे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। साइटोकाइन एक स्ट्रॉम होता है, बस ऐसा नाम बस तो समझे, सुन ले, साइटोकाइन स्ट्रॉम। ठीक है। हाँ कोई तेरे से अगर हाँ आगे पूछे कि कोरोना से लोग क्यों मरते थे, बोल देना हाँ साइटोकाइन स्ट्रॉम आ जाता था। अब मैं बताता हूँ होता क्या है वो। तो हाँ। बेसिकली निमोनिया है अपना कोरोना, तो वो लंग्स पे ही असर करता था, पूरा लंग्स को हम्म। डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। तो हम्म। क्या होता था, मैं सीधे फाइनल बता रहा हूँ। हमारी हम्म। बॉडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम्म। एंटीबॉडीज भेज देंगे, भर देंगे, तो हम्म। मर जाएंगे सारे के सारे कोरोना वायरस। हम्म। तो बॉडी लंग्स में हम्म। लिक्विड भर देती थी, साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता था लंग में, लिक्विड भर जाता था, जिससे इंसान सांस नहीं ले पाता था, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म वहां पे एंटीबॉडीज भर दी बॉडी ने। हम्म। तो इंसान की पेटी हो जाती थी। ओ। इसीलिए जब जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि अरे यार साइटोकाइन स्टॉर्म से लोग मर रहे हैं, तो हम्म। वो लोग एंटी मतलब ऐसी दवाइयां देने लगे जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते थे अच्छा। भाई। हाँ, हम्म। इनकी इंसान की इम्यूनिटी कम कराओ भाई, नहीं तो ये हम्म। इसकी इम्यूनिटी ही इसे मार डालेगी। समझ रहे हो? हम्म। बहुत बहुत हम्म। कॉम्प्लिकेटेड था कोरोना, मतलब है। सोचो, जो लोग बच जाते थे ना, बड़ी किस्मत से बचते थे कि अरे यार, क्योंकि एक एक हैंड में हमें इम्यूनिटी चाहिए उससे लड़ने को। हम्म। दूसरी चीज, इम्यूनिटी अगर होगी तो साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाएगा, अगर ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया लंग तो जो तो डॉक्टर को बहुत इस बात का ध्यान रखना था कि भाई इसको इसको तुम सेम टाइम में कोरोना को भी खत्म करो और इसकी हम्म। इम्यूनिटी भी कम करो, ताकि इसको हम्म। साइटोकाइन स्टॉर्म ना आ जाए। बहुत हम्म। कॉम्प्लिकेटेड था। अब ये बात मैं जाके बताऊं उन सर को हम्म। जिन्होंने कहा था अरे एलोपैथी के डॉक्टर तो फ्रॉड होते हैं, तो हो हम्म। गया। तो वही है। तो ये था, फनी हो गया ना, हमारी बॉडी हमें मार देती थी कोरोना में, मतलब चूतिया बन जाती थी बेसिकली। तो, भाई तो क्या, बॉडी में भी कोरो मतलब बहुत सारे सिस्टम्स हैं, है ना। अरे ह्यूमन बॉडी के बारे में तो हम कई सारे पॉडकास्ट, अरे इसको कर एक काम करेंगे ना, एक एक हम्म। सिस्टम ले लेंगे और एक हाँ एक एपिसोड बना देंगे पॉडकास्ट का। बिल्कुल। हाँ, और पर और हम तो ठहरे इंजीनियर भाई साहब, हम तो बस हाँ, प्रोस्थेटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ, जो और तुम मके तुम भी एक काम करना, तुम भी अपना, कौन सा तुम मैकेनिकल कर रहा है? हाँ, तो रोबोटिक्स के बारे में बात कर लेंगे ना भाई। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो गूगल फिर कार जो वगैरह भी सब कुछ। हाँ। इंजीनियरिंग की हाँ तू बताना यार, कुछ एक्साइटिंग से बता यार, मैं ही बता रहा हूँ इतनी देर से। भाई अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी उतना मुझे भी नहीं पता टेक्नोलॉजी के बारे में, शर्म की अरे बात है हालांकि, बट कुछ भी पता है बताओ। कुछ भी, आई थिंक मैं एआई के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, आई थिंक। बिल्कुल, एआई के बारे में बोलो, एआई के बारे में मैंने भी पढ़ा तो है। और हाँ, तुमने पढ़ा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, बट
वही जो हमको सब हाँ पता रहता है वही रिपीट कर सकता बिल्कुल, हूँ, बताओ बताओ बताओ, और अरे उसमें कोई थोड़ा दिक्कत अपना नहीं। पर्सपेक्टिव रखते। तो तो क्या, खैर तो चलो क्या, मैं तो क्या। तो, हाँ। तो जैसे अपना एआई जैसे भी आ रहा है ना, हम्म। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो इंटेलिजेंस एक एक तरह की इंसान की जो क्षमता होती है इंटेलिजेंस की, वहां तक आई हाँ थिंक हाँ पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हाँ। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये हो जाएगा कि एआई भी उतना ही कैपेबल प्रोसेसिंग पावर में हम्म। हो जाएगा जितना इंसान है, या फिर उससे आगे भी हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो हो ही सकता है। तो हाँ, क्योंकि क्योंकि तो एआई में मशीन लर्निंग होती है तो वो खुद से भी सीख सकता है। तो आने वाले टाइम में फिर यार सोसाइटी का यार कल्चरल वैल्यूज, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कितने भयंकर लेवल पे सारी चीजें चेंज हो इसके जाएंगी ऊपर फिर, एक मूवी है ना। उसके ऊपर एक मूवी है, देखना चाहे तो देखेगा, तेरे को बहुत वो मिलेगा। क्या नाम है? रेडी प्लेयर वन। रेडी प्लेयर वन। हाँ देखूंगा, मेरे को भेज देना, लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा। हाँ। इसमें जानता है क्या होता है? हम्म। एक रेडी प्लेयर वन है और एक है, यार एकदम से नाम भूल गया यार। नेटफ्लिक्स की है सीरीज, मेरे को याद करने दे अरे भाई, जो आ जा, याद आ जा, याद आ जा, याद आ जा, मेरे को जा। तो काम करना ना, मेरे को लिंक भेज दे। हाँ तू देखना उसको। हम्म। उसमें जानता है क्या होता है? उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें आप अपने दिमाग को ट्रांसफर कर हम्म। सकते हो। जैसे तू पैदा हुआ, 80 साल का हुआ, तेरी बॉडी मरने वाली है, तो अपने दिमाग को एक डिवाइस में लेगा हम्म। और उसको किसी और बॉडी में तू ट्रांसफर कर देगा। एक तरह से रीअपलोड, अपलोड या रीअपलोड। हाँ, मतलब समझ रहा हो। और उस तो उसमें एक एक इंसान होता है हम्म। जिसका मर्डर हो जाता है। मर्डर हो जाता है, पर किस्मत से वो अपने दिमाग को एक, मतलब दिमाग में जो डिवाइस है उसको दूसरी हम्म। बॉडी में लगा के सरवाइव कर जाता है। और फिर वो एक हम्म। असैसिन, या मतलब एक एक्स मिलिट्री वाले पर्सन को हायर करता है पता लगाने के लिए कि मेरा हम्म। मर्डर किया किसने था। समझ रहा है तू? हम्म। हम्म। और उसमें टेक्निकल एडवांसेस बहुत है, मशीन लर्निंग है, मतलब ह्यूमंस बहुत एडवांस है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यार वही मैं सोच रहा हूँ कि जब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी और टेक्नोलॉजी का हम्म इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस अभी भी है ही फिलहाल, हम्म पर वो इतना भयंकर इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वो कल्चर की जो हमारे फेसेस हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, और हम जिस तरह ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हाँ तो उस पे इतने भयंकर लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं जो हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। कि जैसे हाँ यार। अब अब पर जैसे हम तुमने ये लोग वाला, पर दुख की बात ये है कि हम उन सारी चीजों को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। और मैं रहना भी नहीं चाहूंगा यार। कि मतलब यार, ये भी हालांकि वही वाली बात हो जाएगी, गैलीलियो के टाइम वाली बात, जब लोग रेजिस्ट कर रहे थे चेंज के लिए। तो क्या चेंज को रजिस्ट कर ही रहे हो तुम? खुद भाई। खुद तू 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 अंडरस्टैंड करना कि तेरा दिमाग यहाँ पे कर, खुद 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 रेप्टिलियन अंडरस्टैंड कर। ब्रेन। नहीं, रेप्टिलियन ब्रेन कहाँ, ये तो तू सोच रहा है, तू डरा थोड़ी है उस चीज से, तो उसे हाँ डरा डिस्पाइस था। कर रहा है। समझ रहा है तू कि अरे ये तो चूतिया सा है ना? तो ये तो तू तू खुद कर रहा है, तो तू फील करके यार ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब समझ रहा है तू? हाँ समझ रहा हूँ, हाँ यही हाँ तो करते हैं दार्शनिक। दार्शनिक माने अपने ये हाँ फिलोसफर। हाँ फिलोसफर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो यही तो कि करते हैं मतलब वो। अगर, हाँ हाँ, हम्म। स्पिरिचुअलिस्ट भी यही कहते हैं आई थिंक, मतलब वो सोचते हैं कि ये हो रहा है लेकिन ये तो बॉडी को हो रहा है ना, ये ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ वही तो। हम्म। एक हम्म। तो होता है कि देखो, दार्शनिक जो होते हैं ना, वो हम्म। उठ जाते हैं। मतलब वो हम्म। ये नहीं देखते कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। हम्म। वो इस चीज पे ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से इस चीज में ज्यादा घुस रहे हैं, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ, ये मैं क्यों सोच हम्म। रहा हूँ? हाँ हाँ क्या समझ रहा हूँ। क्या क्या पॉइंट है मेरे इस सोचने का, मैं क्यों सोच रहा हूँ? चलो, हम्म। इस पे हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम्म। भाई आदमी, एक नाम बताता हूँ तेरे को, जैसे तूने अभी बोला ना पूरी जिंदगी लगा देते हैं, हाँ ना ऐसे, हालांकि सभी जितने फिलोसफर हैं ऐसे ही रहे हैं। हाँ। भाई इमैनुअल कांट करके एक फिलोसफर थे। क्या मैं क्या? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, CNT वाला कांट? KANT वाला। अच्छा उन्होंने हाँ आई तो। थिंक, हाँ, उन्होंने आई थिंक ये जो ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है ना माइंड की, हाँ हाँ। और इस सब चीज में मम्मी भी यही शायद टॉपिक रहा होगा, उन्होंने लिखी हम्म थी एक किताब, अ, हम्म। कि हम जिस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, समझ रहे हो ना, किसी भी चीज डिस्पाइस को, करना।
हाँ हाँ। हाँ, रिवाइज करना, एक्सरसाइज करना। तो इसको, ये जो हमारे पास स्किल है, इसको हम और डेवलप्ड कैसे करें, समझ रहे हो ना? कि अच्छा। मतलब ब्रेन की जिस तरह वो काम कर रहा है, जब भी वो क्रिटिसाइज कर रहा है किसी को, उस चीज को ऑब्जर्व करके फिर जब हम ये देख रहे लेंगे कि हम कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम और हम्म, बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज कर पाए। ये तो रहा अच्छा। उनका मतलब, ये था उनकी थीसिस। और इस पर बंदे ने रिसर्च की 10 साल तक, उसने फिर किताब लिखी। क्या नाम है उस किताब का, मेरे को शायद नाम भूला है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। हाँ, पर वो इतनी परफेक्ट किताब नहीं थी, उसके कई सारे अरे, मतलब वो पढ़े हुए थे। क्योंकि भाई देखो, उस बंदे ने 10 साल रिसर्च की, और उस 10 साल के बीच में वो 62 साल का हो चुका था, समझ रहे हो ना? तो किताब मतलब लिखी है ना उसने, इंसान ने। परफेक्ट ना परफेक्ट से हाँ, क्या मतलब, हमें पढ़ के पर्सपेक्टिव देखना है भाई। हाँ, मतलब वो मैं मतलब एक बात बता रहा हूँ कि हाँ हाँ। पूरी तरह से अपनी मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से अपनी इस वेंचर में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, बट हाँ, हम्म। कुछ ना कुछ तो किया था। अब ये ऐसे तो ही कई सारे फिलोसफर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम किया था उन्होंने, मैं पता है। अगर कोई हम्म, जो साइकेट्रिस्ट है ना, वो हम्म, फिलोसफर बने, वो हम्म, दिमाग के ही किसी फील्ड में अगर फिलोसफी में जाए, तो यार हम्म, वो जो बंदा होगा ना, हम्म, वो बहुत अच्छा मतलब कर पाएगा, मुझे बहुत ऐसा अच्छे लगता तरीके, है। हाँ समझ रहा हूँ। ठीक लगता है तुम्हें, क्योंकि उसको पता है कि तो हाँ, उसका ब्रेन कौन सा कैसे क्या फंक्शन कर रहा है। हाँ, और फिर उसको क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज से ही नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ साइंस के केमिकल। फिलोसफर के साथ पता है क्या दिक्कत होती है? वो हम्म, कई कई जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात आती है ना, तो कई सारे हम्म, फिलोसफर बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती दिमाग के बारे में। उनको ये नहीं पता होता जैसे, इवोल्यूशन क्या हाँ, है। जैसे हम्म, जैसे सोशियोलॉजी का कोई है अपना फिलोसफर, हम्म, तो वो हम्म, वो अगर नहीं भी होगा साइंटिफिक बैकग्राउंड से, तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ऑब्जर्व करना है हम्म, सोसाइटी को, ठीक है, हम्म, नॉर्मल, वो अपनी इंटेलिजेंस से कर सकता है। हम्म, पर अगर अगर उसी में, अगर फिलोसफर ये भी चाहे कि यार मैं इसमें, हमारे ब्रेन में क्या होता है, मैं उसमें भी जाना चाहता हूँ, तो हम्म, फिर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मतलब यू नो व्हाट, मुझे, हाँ आचार्य प्रधान, ये सम आचार्य मैं उनका नाम ले लिया, खैर। ये जो हाँ तुम साइकोलॉजी से बता रहे हो ना, कि साइकोलॉजी से फिलोसफी पे है ना, हाँ हाँ। तो आचार्य प्रधान डज दैट अच्छा। रियली। तुम विश्वास नहीं मान रहे होगे, पर हाँ, ऐसा वो करते हैं, कर रहे हैं वो। हाँ, मतलब कैसा? मैंने उनकी बुक्स पढ़ी है और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो मैं मतलब, हम्म, वो होता है ना कि तब सुनने के बाद तुम्हें समझ में आने लग जाता है, तुम बातों को तो कनेक्ट वो करने लग वो जाते हो। वो आईएएस थे ना, यही होगी साइकोलॉजी। उन्होंने हाँ भाई, शायद साइकोलॉजी, हाँ पढ़ी है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पढ़ी होगी उन्होंने। क्या है ना कि वो ऐसा रहते हैं कि कई सारे मतलब वो हमेशा हर चीज सीखते रह रहे हैं, समझ रहे हो ना? हम्म। तो हाँ, हाँ, इसलिए भी। क्योंकि तो यार देखो, हाँ। जो इंसान आईआईटी और आईएएस वाला इंसान, तो वो तो अब उसका, वो उठ चुका है, वो अब हमेशा सीख सकता है, हम्म, मतलब उसको आदत लग हम्म, चुकी है, समझ रहे हो? सीखने की, हाँ। हाँ, क्योंकि सोचो तुम एक होके और एक हम्म, आईएएस होके हम्म, आईआईएम क्यों करोगे यार? तुम्हें कॉमर्स में क्यों जाना है? समझ रहे हो तुम? ट्रेंड था ना उस टाइम पर। हाँ, तो फिर देखो, तो हम्म, इतनी डाइवर्सिटी आ गई, इंसान जैसे जैसे ही कॉमर्स में गए, उन्हें सोशियोलॉजी का बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है, हम्म, मतलब ऐसा, मतलब अनुमान लगाना। हम्म, देखो, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की टेक्निकल नॉलेज हुआ, आईआईटी कर ली। और हाँ। उसके बाद भैया, शायद पहले, उसके बाद अगर आईआईएम किया तो उसके बाद सोसाइटी वगैरह के बारे में बहुत नॉलेज हो गई, ठीक है। हम्म, और अपने ये जो अर्थव्यवस्था वाला जो सिनारियो होता है, कॉमर्स बेसिकली मैनेजमेंट, हम्म, वो, और फिर उसके बाद आईएएस कर लिया, तो आईएएस में जो जो सब्जेक्ट लिए रहे होंगे, साइकोलॉजी ले ली, सोशियोलॉजी ले ली, या फिर बायोलॉजी, जो हम्म, भी सब्जेक्ट लिए रहे होंगे उनके बारे में फिर पढ़ा, दम लगा के। हम्म, तो इसके बाद से तो फिर आदमी पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया, तो बस बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में नॉलेज बढ़ती गई। हम्म, हाँ, तो ये है, पता है। और, और हम्म, हाँ, तो बता ना। हाँ। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ ना कि जैसे हम हम्म लोगों ने कि स्केल के बारे में फिजिक्स में पढ़ा था, कि हम्म हमारा जो यूनिवर्स है, हम्म मतलब 0.00 समथिंग 31 करके इतने
स्केल से -10⁻, इतना करके 10⁻, समझ रहे हो ना? इस स्केल के बारे में शायद हमें, जैसे हमारा यूनिवर्स, हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है, जब मैं यूनिवर्स बोलूँ तो तुम ये समझ लेना कि पूरा यूनिवर्स, मतलब हाँ छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़े से बड़ी जगह तक, हाँ। है ना? समझ रहे हो? हम्म। तो अब इतने बड़े स्केल पे हम जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने स्कूल में और अपनी आगे की लाइफ में, हर सब्जेक्ट तो इतने बड़े स्केल पे नहीं रहता होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बात को नहीं समझना, ध्यान रहता है, समझना, नहीं रहता है, नहीं रहता। है ना? समझ ही गए होगे, आपको समझ गए, सब तो आसान था। तो हम्म ये जो चीज होती है ना, कि मतलब कि वो एक ही सब्जेक्ट है फिजिक्स, हम्म हम्म जो इन सबको एनकम्पास करता है। समझ रहे हो? हम्म। तो हम ये देखते हैं कि फिजिक्स वाला बंदा है, वो साइकोलॉजी समझे ले जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या? तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो, जहां तक मुझे लगता है वो ऐसा इसलिए होता है हाँ क्योंकि वो जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस होती है, उसको पिनाकल हाँ। होता है, बहुत मैथमेटिकल हो चुका होता है, तो यूनिवर्स बायोलॉजिकल को। रीजन तो ये है, बायोलॉजिकल रीजन ये हम्म है कि हम्म सिंस 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 साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इट हम्म इज सब्जेक्ट्स में से एक है जिनमें तुम्हें अपनी क्रेनियल कैपेसिटी का बहुत यूज करना होता है समझने के लिए। हम्म सबसे हार्ड साइंस होती है 10th के बाद ऑब्वियसली, इसीलिए जो टॉपर्स हम्म। होते हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनके परसेंट ज्यादा होते हैं वही प्रीफर करते हैं लेना। ठीक है, क्या चीज? मतलब क्योंकि ये सब्जेक्ट इतने हार्ड होते हैं, उन्हें सीखना ही इतना हार्ड होता है, तो ब्रेन इतना कैपेबल हो जाता है इनको सीखते सीखते हम्म कि तुम तो फिर मतलब फिर कुछ भी सीख, फिर तो ये साइकोलॉजी वगैरह, सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट बहुत छोटे हो जाते हैं तुम्हें, क्योंकि हम्म ये ये तुम्हें साइंटिफिक वेंडेटा पे थोड़ी चलते हैं ये कि इसमें तो तुम्हें सिर्फ पढ़ना और समझना है। सोशियोलॉजी कैसे काम करती है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने हम्म बता दिया कि देखो ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। हम्म उसने सोसाइटी बनाई थोड़ी, समझा हम्म ना? जो सोसाइटी बनी हुई है उसकी हम्म हिस्ट्री पढ़ी, दिमाग हम्म में हमने ये असर किया कि सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब करके हमने तुम्हें एक दे दिया कि हम्म देखो ये है, हम्म पढ़ लो तुम, समझ जाओगे ना। क्योंकि तुम क्या तुम क्योंकि तुम इतने हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहे हो, तुम्हारा ब्रेन इतना कैपेबल हो गया है चीजों को अंडरस्टैंड करने में कि हम्म अब ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत छोटे हैं। इसीलिए जो आईआईटीएन होते हैं हम्म वही आईएएस में बहुत अच्छा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि हम्म दूसरे सब्जेक्ट बहुत छोटे हो जाते हैं उनके लिए। और भले ही मेरा तुम चाहे बाइस बायस मान लो या फिर इसे फैक्ट मान लो कि फैक्ट, ये साइंस फैक्ट है कि तुम फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो। साइंस जो सिर्फ है फिजिक्स ही नहीं। हाँ हिस्ट्री से बोलो बोलो। बहुत हार्ड है, साइंस हिस्ट्री से बहुत हार्ड है एज अ हाँ सब्जेक्ट। हाँ, है। तो इसलिए जो साइंस पढ़ने वाला है ना, अगर हम्म वो उसमें मास्टरी कर ले तो हिस्ट्री तो ऐसे ही पढ़ लेगा वो, लेकिन हिस्ट्री वाला अगर वो हम्म हिस्ट्री में भी एवरेज सा ही है, ओके ओके, तो हम्म उसके लिए साइंस एक नाइटमेयर होगा कि, समझ रहे हैं? तो हम्म तो आचार्य प्रसाद की जहां तक बात करें, उनकी जो ग्राउंडिंग हो गई थी ना, भैया उन्होंने मैथ लेके आईआईटी निकाला था उस जमाने में, समझ रहे हम्म हो? हम्म दिमाग इतना कैपेबल हो गया था कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ला के रख दो पढ़ लेंगे हम। तो हम्म इस ये रूट कॉज था इंटेलिजेंट का कि तुमने हम्म उस जमाने में मैथ लेके आईआईटी कर ली, समझ रहे हो? छोटी हम्म बात थोड़ी है, पहले आज आईआईटी में इतनी कम नहीं होगी, सोच लो। तो उस जमाने में तो आज के हिसाब से ले लो AIR 1 से 10 तक, मतलब एडमिशन ही पाना। तो उसके लिए जो मेहनत हुई ना, ब्रेन में जो कनेक्शंस हम्म बने, अच्छा, वो तुम्हारी। ब्रेन का ये जो कनेक्शन बने, मैं ये थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कि हम्म, जैसे हम मसल मेमोरी की बात करते हैं, जैसे कोई बंदा बॉडी बनाता है और फिर वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है तो उसकी बॉडी हाँ नॉर्मल हो जाती है ना? क्या ऐसा ब्रेन में भी हाँ, होता है? मतलब कि जैसे पता नहीं, ऐसा मैं क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा हूँ फिर भी जैसे हाँ कोई साइंटिस्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, और उसने हाँ मान लो साइंस थोड़ा करना छोड़ दिया कुछ समय के लिए, है ना? हाँ हाँ। तो अगर वो फिर से वापस आता है तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मसल मेमोरी रहती है उसको। अबे मसल मेमोरी दूसरी चीज होती है पगले। हाँ भाई, ऐसा कुछ ब्रेन में भी एग्जिस्ट करता है कि? हाँ, तो ऐसा होता है ना कि हाँ तुमने अपने दिमाग को अगर कैपेबल बना लिया
अगर तुम छोड़ देते उस चीज को तो भले तुम चीजें भूल जाए, समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन भूल जाए तुम्हें, पर जो तुमने अपनी मसल बना रखी है ब्रेन की, वो वो नहीं जाएगी। समझ रहा है, वंस अ जीनियस ऑलवेज अ जीनियस। वंस अ जीनियस ऑलवेज अ जीनियस, तो वही बस तो यही बात। तो सर। और कुछ कुछ तो यार, ये यहाँ से एक बात आती है यार कि मैंने एक बंदा देखा, उसका नाम मेरे को भूल रहा है, वो मैथमेटिशियन है, पर 30 सुनो उसकी कहानी बताता हूँ, 30 साल की एज तक उसको मैथमेटिक्स पसंद भी नहीं थी, वो तो कोई वो चलाता था, मे भी फर्नीचर वगैरह बेचा करता था। 30 साल में, जब वो 30 साल का था, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसके ब्रेन में क्या हुआ कि उसका जो, आई थिंक उसके ब्रेन में कुछ ऐसा हुआ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में शायद कोई चोट वोट आई, पता नहीं, या फिर हिल विल गया या कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ समय तक कोमा में रहा, कोमा से जब वो वापस आया तो उसको पता क्या, हर जगह ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखने लगे, समझ रहे क्या हो? बात कर रहा है भाई, मेरा अरे भी भाई मैं एक्सीडेंट इसका करवा दे यार। भाई बता रहा हूँ, और मैं तो मुझे हाँ, इसका वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है, उसका अच्छा नाम मेरे को अच्छा। भूल रहा है यार, वो रियल में हम्म, ऐसा बंदा है, और वो फिर पता है हाँ जैसे जब हाँ, ज्योमेट्रिकल शेप दिखने लग गए, तो वो ड्रॉ करने अच्छा लग गया अपने कागज। तो अच्छा। और वो आई थिंक वो अब एल्जेब्रिक ज्योमेट्री से मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहा फकिंग हेल, मेरा भी करवा दे भाई एक्सीडेंट। है भाई, मतलब ये क्या बात है यार। वैसे फॉर इंफॉर्मेशन, मैं 6 से 3 बार गिर चुका हूँ। फॉर इन्फॉर्मेशन भाई, मैं एक बार गिर चुका हूँ छत से लिटरली, पर मेरे सर में नहीं लगा था, मेरे पैर में लगा था। मेरे तो 3 से 3 बार सर में लगा था, तो आया मैं इंटेलिजेंट का है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा लॉर्ड नोस, हो सकता है तुम्हारी कम हो गई हो। हूँ, पता नहीं भाई। पर क्या लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं? लॉर्ड नोस। नाइस। समझे? अरे, तू एआई के बारे में बता रहा था ना कि सोसाइटी है, तुम यार हर चीज को सोसाइटी में लाके क्यों खत्म कर देते हो, कल्चर में क्यों खत्म कर देते हो? ज्यादा हो रहा है क्या इस समाचार पे साल? है, हाँ, थोड़ा ज्यादा हो रहा कल्चर, है। कल्चर सोसाइटी से थोड़ा सा नहीं उठ जाओ यार। नहीं, मैं समझो मैं क्यों कहता हूँ ऐसा। हम्म, जब भी मैं ये सोसाइटी और कल्चर बोलता हूँ ना, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव, जिस लेंस से देखता हूँ, हाँ वो हाँ लेंस मेरा हाँ बायोलॉजिकल लेंस होता है कि इंसान, हाँ। देखो मैं ऐसे एवोल्यूशनरी लेंस से देखता हूँ, जैसा अच्छा बायोलॉजिकल लेंस अच्छा। है कि अच्छा इंसान पैदा हुआ, उसने अपनी आंखें खोली, अच्छा वो अब सीख रहा है, अब वो इसकी जर्नी ये होगी, अच्छा लोग इकट्ठा हो गए, लोग सोसाइटी बना रहे हैं, अच्छा देखो ये यहाँ से चीजें, यहाँ जर्नी स्टार्ट हो रही है, इनकी कहानी स्टार्ट हो रही है, ये साइंस की हम्म कहानी ये लोग स्टार्ट, तो मैं ऐसे देखता हूँ, समझ रहे हो ना? हम्म। मैं अपने को यहाँ पे लाके लिमिट नहीं कर देता कि अच्छा कल्चर हिस्टोरियंस बात करते हैं तो मैं हिस्ट्री तक ही लिमिटेड हूँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इंसान अभी कुछ नहीं जानता है, अभी वो हाँ, पैदा हुआ है, समझ रहे हो, और वो बंदरों की तरह हमारी घूम रहा है। जो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो थोड़ा सा भी जानता है ना, उसको पता है कि भाई हम्म, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैं और बस जो ये कुछ नहीं बोलूंगा जानता ना, उसको ऐसा लगता है भाई मैं सब जानता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है। तो पता नहीं भाई, तुम मुझे डिस मार हम्म, रहे हो क्या? नहीं तुझे डिस नहीं मार रहा हूँ, मैं तो एक नॉर्मल चीज हाँ, बता रहा हूँ, ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी शायद कही है कि हाँ, हम जितना ज्यादा जानते जाते हैं, हमें इस बात का आभास होता है कि हम कितना नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ तो कहा है। बनी बात है, तुम कितना जान लोगे, कितना जान लोगे, बात बताओ, वही जानने तो, से थोड़ी मिलता है। तुम देखो जैसे ही हम लोग तो, जानोगे जो ना, लोग, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ यार, देयर इज सो मच टू नो। समझ रहा है? वही तो, अब और जैसे आई मेरी थिंक, बात है, मैं मेडिकल साइंस में जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने कुछ मनपसंद के सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ लिया, सोशियोलॉजी पढ़ लिया, या फिर एवोल्यूशनल वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर बाकी मेरे को कॉमर्स का ज्ञान तो रहेगा नहीं, मेरे को हिस्ट्री का ज्ञान नहीं रहेगा, तो कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं नहीं जानूंगा। हाँ, और जब तुम सारी सब्जेक्ट नहीं जानते, क्योंकि देखो ये सारे सब्जेक्ट और सारी फील्ड ने जो इजाद की हुई है, हाँ तो हाँ। उन्होंने यार बहुत फकिंग जीनियस भी यार, लाइक कितनी सारी चीजें खोज के रख दी यार, म्यूजिक तो स्टार्ट अरे कर दी और खोजते गए और फिर एक सब्जेक्ट, अरे यार, मैं किसी टीचर से ये बात सुना हूँ कि न्यूटन की ऐसी कई सारी डिस्कवरीज थी जो साइंस की एक फील्ड ही खोल दी उन्होंने। समझ रहे हैं? हम्म, हम्म, हाँ, और वो ऐसा बताते हैं कि न्यूटन के भी बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसे रखी पड़ी हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई क्या कह के चले गए न्यूटन। मैं जानता है हम्म, किस दिन का इंतजार करता हूँ, मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ जिस दिन साइंटिस्ट उसको डिकोड कर लें कि भाई न्यूटन ने क्या कहा था, मैं उस दिन को ताके बैठा हूँ।
कि जो भी डिस्कवरीज रखी हैं न्यूटन की या फिर और साइंटिस्टों की, जो इंसान, अरे ऐसा थोड़ी है कि जो जो उन्होंने बता के गए थे सब कर लिया हमने, नहीं, उनके पूरे ऑफिस अभी भी भरे हुए हैं, बहुत सारे पेपर रखे हैं ऐसे ही, है ना, कई सारे फैक्ट है। साइंटिस्ट तो 50 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अरे यार सर ने क्या बोला था हम रिकॉर्ड कर लें, तो आई थिंक ये कुछ डार्विन के कुछ बारे में भी बात कही जाती है। डार्विन के बारे में भी यही बात कही जाती है, वो जो कुछ सेंटेंसेस लिख के गए थे काफी हम लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। हाँ हाँ, तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, मतलब मेरी पर्सनल ये मेरा इंटरेस्ट है कि यार न्यूटन सर ने क्या बोल, मतलब क्या और डिस्कवर करके गए हैं वो, पता तो चले भाई, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मुझे जानना है। तुम्हारा पर्सनल नहीं, कलेक्टिव है, मेरा भी काफी। तुम काफी चीजों को न्यूटन यार पर्सनलाइज कर सोच रहे भाई, न्यूटन हो। भाई, मतलब न्यूटन की डिस्कवरी हमें पता चले नई, तो सोचो, समझ रहे हो, न्यूटन ने क्या क्या बताया भाई सब। भाई, जब हम 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, तब मैं वही सोच रहा हाँ, था, मैं भाई रोंगटे खड़े हो गए थे क्लास में, कि मतलब कि यार न्यूटन ने ये थ्योरी थी मेरे रोंगटे सिर्फ पता हम। है कब खड़े हो गए थे, जब हम 10th क्लास में सर मेरे को वो जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे मेंडल की, वो चेकर बोर्ड हम्म, बना के, हाँ भाई हाँ मेरे गूज बम्स झुरझुरी छूट गई मेरी। ओह, सच में सोच। हाँ हाँ। हाँ मेरे को भी मैं अच्छा लग रहा था, वो वाला पार्ट अच्छा लग रहा था मेरे को। मैं कहा मैं बोलता था सर, यार, मैथमेटिक्स कहाँ से ला दिए मुझे भाई, मुझे लग रहा था ये बंदा मस्त है। हाँ विनय सर के लिए हाँ भाई, वो मस्त पढ़ाए थे, मस्त पढ़ाए थे वाला। इतना मस्त पढ़ा। एक बार जानता, एक बार मैं 7th क्लास में था, हमारे स्कूल में एक टीचर थी, उनका नाम मैरी मिर्जा था, इंग्लिश की टीचर थी वो, ठीक है। हम्म वैसे तो उनको मैंने कभी पढ़ाते नहीं देखा था, हम्म एक दिन पता नहीं वो किस मूड में आई, और हम्म शायद चैप्टर नंबर 7 या 8 था, हम्म माँ कसम उन्होंने उन्होंने बोला हम्म कि पढ़ लो इसको पूरा, जैसे ही सब कुछ पढ़ गया उन्होंने बोला कि अब पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाओ, सब कोई बैठ जाओ। उन्होंने ऐसी हम्म किताब ली और हम्म जो कहानी सुनाई है ना भाई, मतलब वो हम्म मेरे को ऐसा लगता है वो बेस्ट डे ऑफ माय स्कूल लाइफ था। उन्होंने जो कहानी सुनाई भाई इंग्लिश हम्म की, हम एकदम हम्म क्लास के सारे बच्चे दंग रह गए, एक आवाज नहीं निकली, सोच। हम्म और उस दिन से उन मैडम के लिए इतनी रिस्पेक्ट जग गई कि यार ये मैडम, और वो मैडम कभी पढ़ाती उड़ाती नहीं थी, वो हाँ हाँ आए और बच्चों से बोले कि हाँ, चलो रीडिंग लगा लो। हम्म तो उस दिन पता नहीं मैडम के ऊपर क्या भूत सवार हुआ, मैडम ने उस दिन पढ़ा दिया, और बेमफिकर, काफी बेमफिकर। वो पहली और आखिरी बार उन्होंने पढ़ाया था, सोचिए। पहली और आखिरी बार में। हाँ, जब तक मैं, मेरे नजर में हम्म पहली और आखिरी बार उन्होंने पढ़ाया था, और जो पढ़ाया था भाई, कोई मेरे से बोले कि बहुत सारी चॉइसेस थे कि विच डे ऑफ योर लाइफ यू वांट टू गो बैक, तो मैं उस दिन जाना चाहता हूँ, मैं फिर से उस मैडनेस को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि तो ऐसा ना दे काफी दे अच्छा कि था। सिर्फ एक ही डे तुम रिविजिट कर सकते हो, तब तो नहीं हम्म जाऊंगा। कोई ऐसी चॉइस दे कि 4-5 जा सकते हो, तो मैं उस दिन जरूर जाना चाहूंगा। वो, अरे अमन तू तू मतलब तू ऐसा हाँ समझ ले कि हम्म एक लोग सेट ऑफ पीपल बैठे हैं, और जो जो आदमी बोल रहा है ना, वो हम्म ऐसी कहानी सुना दे कि तुम्हारे गूज गूज बम्स में झुरझुरी छूट जाए। हम्म सोच, एकदम नॉर्मल सी सिंपल सी इंग्लिश बुक की कहानी, एकदम मुझे लग हम हमें उस दिन ये लग तुम्हारी रहा था। हम्म हाँ, हमें उस दिन ये लग रहा था तो कि ये टीचर इंग्लिश का नहीं है, ये टीचर हिंदी का हम्म कोई बहुत महान, इतनी इतनी सुंदर हिंदी में उन्होंने सुनाई थी कहानी हम्म कि मतलब वो तो वो दिन सोच, मेरे को आज तक याद है, इतना क्रेज हम्म था। हाँ, 5-6 साल हो गए उस दिन को, 6 साल। हम्म। आई थिंक जो सीनियर लोग जब पढ़ाते हैं, जब वो हमारे किसी, जब पढ़ाते पढ़ाते वो इमेजिनेशन को इंगेज करने लग जाते हैं, समझ रहे हो ना, तो क्या, हाँ, तब वो आदमी को गूज बम्स लगते हैं। उन्होंने पूरा इमेजिन करवा दिया था, सोच। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया फिर उस तरीके से।
पहली और आखिरी बार था। बहुत गुस्से से क्लास में आई थी, पता है, बहुत गुस्से से क्लास में आई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, उस दिन तो क्रेजी हो गया। मैरी मिर्जा, मजे ले रही। अरे उन्होंने कहा चलो इनके ऊपर ज्ञान फ्लेक्स करते हैं। मैडम ने बोला ऐसी कहानी फेंक के सुनाऊंगी ना, गूज़बम्प्स झुरझुरी छूट जाएगी। गूज़बम्प भी ऑर्गेज़म हो गया तुम्हारा तो। क्या मजा ही आ गया यार।